हेलो बच्चा लोगों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर, जहां द हिंदू बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स की सुबह 9 बजे इन डिटेल चर्चा होती फॉर यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज बोथ। और आज मैंने अपने इस एडिटोरियल के लिए एक नया नाम सोचा है, यूपीएससी टोरियल। क्या हम एडिटोरियल को यूपीएससी टोरियल के नाम से अब धीरे धीरे बुलाना शुरू करें? उसके पीछे रीजन है कि जो एडिटोरियल्स होते हैं, बहुत सारे एडिटोरियल्स होते हैं, बकवास होते हैं, अपने काम के होते नहीं। आप उठा करके चेक करिए किसी भी दिन का अखबार। तो ऑब्वियस है, उन एडिटोरियल्स को मैं यूपीएससी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता हूं तो मुझे श्रेय मिलना चाहिए। सारा श्रेय हिंदू को मिल जाता है। मस्ती कर रहा हूं। तो यूपीएससी टोरियल, ये नाम कैसा रहेगा? यानी एडिटोरियल तो लिखा ही रहेगा जिससे आपके मन में एक भाव बना रहे एडिटोरियल्स के प्रति, लेकिन यूपीएससी टोरियल, यानी इस एडिटोरियल को मैं कन्वर्ट करता हूं यूपीएससी के लिए, तो इसलिए इसका नाम आज से पड़ा यूपीएससी टोरियल। अब मुझे बताइए, नाम आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? यूपीएससी टोरियल यानी मैं आप लोगों से कहूं कि आज यूपीएससी टोरियल की क्लास होगी शाम को 4 बजे या सुबह 9 बजे, तो आप तुरंत समझ जाए कि आईक्यूआईपी की ही क्लास है। तो आईक्यूआईपी यूपीएससी टोरियल, इसका नाम मैंने सोचा हुआ है। सोनू हंस रहा, कह रहा है सर बेस्ट है। चलिए, क्योंकि यार होता कुछ है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे आज आप आर्टिकल उठाएंगे तो एक चाइना का आया हुआ है कि 2025 से 30 का चाइना का पंचवर्षीय प्लान आया हुआ है। अब बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, उन सब चीजों में कुछ है नहीं। बहुत सारे आर्टिकल्स बिल्कुल बकवास, बार बार वही क्लाइमेट, बार बार वही सारी चीजें। तो ऐसे में एडिटोरियल और न्यूज दोनों का कॉम्बिनेशन चूंकि हम लोग करते हैं, और उसको टोटली यूपीएससी के अकॉर्डिंग केवल हम मुद्दे लेते हैं वहां से, वाई इन न्यूज, और मुद्दा क्या है जिस पर डिस्कस किया गया, फिर उस मुद्दे को 50 एंगल से मैं डेवलप करता हूं। तो इसीलिए मैंने कहा यूपीएससी टोरियल। तो चलिए शुरू करें। आज देख सकते हैं किस चीज पर जबरदस्त रूप से चर्चा, और तुरंत कमेंट चाहूंगा 1 सेकंड के अंदर। जितने भी बच्चे हैं कमेंट कर दो कि कौन सा निबंध यहां में सबसे पहले कराने जा रहा हूं। आज आप देखिए, चाहे कोई भी अखबार, हिंदू उठाइए, इंडियन एक्सप्रेस उठाइए, वंदे मातरम 150वें साल में, आप सबको पता है 1875 में मिस्टर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब ने यह वंदे मातरम जो गीत है उसको लिखा था। क्लियर है? यह हमारा राष्ट्रगीत बना। तो अब इसी का 1875 से 2025 आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 150 वर्ष। मैं चाहता हूं सब बच्चे निबंध लिख दें यहीं पर, मतलब अपने अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लिख दें कि मैं किस निबंध को यहां सबसे पहले इंटरलिंक करने का विचार कर रहा हूं। तो वंदे मातरम 150वें साल में पूरा वंदे मातरम लिखा हुआ है। ठीक है? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, ये पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद वंदे मातरम, गांधी टैगोर जिन्ना ने इस गाने के बारे में क्या कहा। फिर इसको मैं एसे के लिए ही यूज करने जा रहा हूं, बाकी इन्होंने क्या कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारा एसे लिखना यहां मेन टारगेट है। लेकिन अभी तक किसी बच्चे ने लिखा नहीं। मैं कौन सा निबंध सोच रहा हूं, अगर आप सोच लिए तो समझिए दिल खुश हो जाएगा। ठीक है? तो जीएस1 मॉडर्न हिस्ट्री तो हर जगह आ ही रहा है, ऑब्वियस है, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ एक कनेक्टेड है, लेकिन ए से अभी मैं बातचीत कर रहा हूं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप देखोगे यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 2 एंड 3, यानी 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य, यानी 18th सेंचुरी के मिड से लेकर के वर्तमान तक की जो भी व्यक्तित्व घटनाएं रही हैं, और जो यूनिट नंबर 3 स्वाधीनता संग्राम के विभिन्न चरण, ये दोनों से जुड़ा हुआ है। व्यक्तित्व में यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब जिन्होंने इसे लिखा, तो उस रूप में 18वीं शताब्दी के मध्य यानी सेकंड यूनिट में आएगा, क्योंकि इसने स्वाधीनता संग्राम के विभिन्न चरणों में जो हमारे लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको प्रेरित किया, इसलिए यह यूनिट 3 में भी जा रहा है। तो दोनों मैंने आपके सामने लगा दिया। ठीक है? 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के आज तक का भारत, महत्वपूर्ण व्यक्ति, घटनाएं और मुद्दे, यूनिट नंबर 2, और स्वाधीनता संग्राम के विभिन्न चरण, जो आपको अभी पीडीएफ नोट्स में मिलेगा, और उसमें कंट्रीब्यूशन देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, घटनाएं और मुद्दे।
तो इन दोनों यूनिट के साथ कनेक्ट है, लेकिन स्वाभाविक है मैं इसको ए से के लिए कनेक्ट कर रहा हूं और सुनना चाहता हूं कि ये देखो आ गया, दिल खुश हुआ। गणेश का नाम लिखूंगा यहां सबसे पहले। गणेश, बेटा तुम्हारा यही नाम है ना गणेश, या कोई और नाम लिख दो। दूसरा नाम लिखूंगा श्लोक का, श्लोक पांडे। तीसरा नाम लिखूंगा कीर्ति पटेल का। बस अब अधिक लोग नहीं, क्योंकि जो पहले लिख देंगे टॉप 3 4 उन्हीं का लिखूंगा ना। सॉरी, कीर्ति पटेल और फिर इसके बाद पूजा शर्मा और अंजनी चौहान, ये सारे ठीक है। तो आप सब ने पकड़ लिया। निबंध अतीत मानवीय चेतना एवं जीवन मूल्यों का अस्थाई आयाम होता है ना। पास्ट ह्यूमन कंसाइसनेस और जो ह्यूमन वैल्यूज होते हैं उसके लिए एक वैल्यू के रूप में हमेशा से महत्वपूर्ण रोल प्ले करता रहा है। सीधा ये टॉपिक, अगर आज हम 150वां वंदे मातरम दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से यह उसी एसे के लिए जाएगा। वंदे मातरम पर सरकार और विपक्ष में बहस, ये सारे मुद्दे आज अखबारों में यही छाए हुए। ये हिंदू का फ्रंट पेज है, आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम लोग इस विषय पर बातचीत करेंगे सबसे पहले विस्तार के साथ। फिर इसके बाद, और टारगेट एक ही होगा, वह निबंध सीखना और वंदे मातरम पर जो फैक्चुअल जानकारी है उस फैक्चुअल जानकारी को थोड़ा सा एलोबरेट कर दूंगा, और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान यानी जनगण मन और जो सुजलाम सुफलाम है इनके बीच में क्या अंतर है वो भी बता दूंगा। क्या पता 150वां साल है, जीएस पेपर 1 मॉडर्न हिस्ट्री में यह डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाए, नॉट फॉर ओनली यूपीएससी। ये आपका जैसे अभी बीपीएससी का मेंस होने वाला है उसमें भी ये डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, यूपी पीसीएस का भी अभी मेंस होने वाला है, वहां से भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखें। ठीक है, तो ये चीज, अच्छा जब भी मैं बीपीएससी यूपीपीसीएस लिखूं, चूंकि ऑब्वियस इन्हीं के बच्चे ज्यादा मेंस में आते हैं मेरे पास, क्योंकि पैटर्न यूपीएससी के जैसा है। मैं हर एक स्टेट की पर्सनल मेंटरशिप देता हूं, साफ आपसे कह रहा हूं। तो आप सब लोग जो भी, जैसे अगर किसी गुजरात पीसीएस है उसे पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, वो अवेलेबल है, क्योंकि जिनका भी सिलेबस यूपीएससी के जैसा है, मेंस की बात मैं कर रहा हूं, यानी मेंस की, तो मेंस की मेंटरशिप मेरे पास सबके लिए अवेलेबल है, चाहे प्री निकलने के बाद लो, चाहे फाउंडेशन तैयार करने के लिए लो। तो फाउंडेशन तैयार करने के लिए भी आप मेंटरशिप की तरफ जा सकते हैं। तो ये सब कुछ बस मैं लिखता ही हूं, क्योंकि ऑब्वियस इन्हीं के बच्चे सबसे ज्यादा है मेरे पास। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, तो ये सारा हो गया। अब दूसरा टॉपिक आता है, आज एनवायरनमेंट पर एक इंडेक्स आया हुआ है बिजनेस लाइन में। तो ऐसे इंडेक्सेस हमें पढ़ने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि ये इंडेक्सेस हमारे लिए एक डेटाबेस का काम करते हैं जब हम आंसर राइटिंग करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी इंडेक्स हमारे लिए डेटा का काम करता है जब हम आंसर राइटिंग करते हैं। मैं इस इस जो पंक्ति मैंने बोली इसकी जगह मैं ये भी तो कह सकता था कि कोई भी इंडेक्स या डेटा जो होता है वह हमारे देश की नीतियों का एक विवरण होता है। लेकिन मैंने ये लाइन नहीं बोली, मैंने साफ बोला कि कोई भी इंडेक्स, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी डेटा हमें यूपीएससी का आंसर लिखने में मदद करता है, चाहे वो ऐसे लिखने में हो, चाहे जिस भी जीएस पेपर 1 2 3 4 से उसका संबंध हो वो लिखने में। क्योंकि भैया अपना असली टारगेट अभी फिलहाल के लिए एग्जाम है, तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलता हूं। तो आज आ गया यहां से साफ कर, इंडिया स्लिप्स ऑन सस्टेनेबिलिटी गोल्स, यानी जो सस्टेनेबल गोल रखे गए हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नंबर 13 में एक बता रहा हूं, क्या है? क्लाइमेट एक्शन है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? क्या है? क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्यवाही। कि भाई जलवायु कार्यवाही इसका मतलब क्या होता है? जलवायु कार्यवाही इसका मतलब यही होता है कि भैया ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ठीक है, आप क्या क्या काम कर रहे हैं। जैसे भारत क्या कर रहा है, बहुत सारा कुछ कर रहा है, जैसे एनडीसी ही, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है ये क्या हो गया? क्लाइमेट एक्शन हो गया। फिर हमारी सारी पॉलिसी, जो भी हम नीतियां बना रहे हैं विकास और पर्यावरण के मध्य संबंध बनाने के लिए, वो सब के सब हो गए क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट एक्शन शब्द
के मायने आप समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे हाँ सर समझ गए 100%। ठीक है, तो पहला टॉपिक एक बार मुझे बच्चे बताएं, आप सब क्लियर हो गया कि हमारा क्या वंदे मातरम को पढ़ने का विजन है? एक मॉडल क्वेश्चन भी कराऊंगा जिससे आप वंदे मातरम को बहुत अच्छे से समझ पाए, उस पर आप बेहतर आंसर कर पाए। क्लियर हो गया है? ठीक है, अब दूसरा टॉपिक आपके सामने जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, जहां पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, वो टॉपिक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI, जो विश्व की 3 बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं जो पर्यावरण पर अच्छा रिसर्च करती हैं, जैसे जर्मन वॉच और 2 अन्य, उन्होंने मिलकर के निकाला, जिसकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा है। तो ये जो रिपोर्ट आई है, यह रिपोर्ट ये बताती है कि भारत जो सस्टेनेबल गोल के टारगेट है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, उसमें भारत अभी पीछे चल रहा है, और काफी पीछे, हाल के वर्षों में काफी पीछे चला गया है। इनफैक्ट 2024-25 के मुकाबले उसकी जो 26 की रैंकिंग है वो बहुत नीचे चली गई है। आप कहेंगे सर 26 आया नहीं, बट उसने 26 की रैंकिंग को भी प्रेडिक्ट किया है। अब आता है कि स्वाभाविक रूप से कि हम इस प्रकार की रिपोर्ट्स को पढ़े क्यों? यूपीएससी के एस्पिरेंट तो इस रिपोर्ट को किस लिए पढ़ें? इसलिए पढ़ें क्योंकि ये रिपोर्ट्स, ये डेटा हमारे आंसर को मजबूत करते हैं, हमें तर्क देते हैं कि हम अपनी बातों को जो भी कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर, उसको हम जस्टिफाई कर सकें। तो हम यह विषय पढ़ेंगे, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 है, जैसे क्लाइमेट एक्शन है कि नहीं, जलवायु कार्रवाई। तो जलवायु कार्रवाई मतलब एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो है वही है क्लाइमेट एक्शन। तो इस प्रकार के एक्शन जो हम ले रहे हैं, वह कहीं ना कहीं अभी जो एक तार्किक लक्ष्य होना चाहिए, उसके हम पीछे हैं। तो यह विषय हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंट, इकोनॉमी, गवर्नेंस, ऐसे और प्रीलिम्स, इन सभी के लिए। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है, रिपोर्ट्स हैं, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है ना? और ये 4 आपके सामने पैरामीटर्स हैं, आप देख सकते हैं। इंडिया का परफॉर्मेंस ऑन द CCPI इंडेक्स, तो पहला चार्ट आपके सामने डिटेल में यहां आ गया है। हम स्कोर और रैंक आप देख सकते हैं कंप्लीट। तो आप देखेंगे कि हमारी रैंक क्या रही है। 2022 में 10 थी, 2023 में 8 आई है, 24 में 7, 25 में 10, और अभी हम फिसल के 23 पे चले गए हैं। याद रखेगा 14 इंडिकेटर अक्रॉस 4 कैटेगरी, यानी 4 कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4, जिसके बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा। और इन्हीं 4 कैटेगरीज के आधार पर यह रैंक 63 देशों की प्लस यूरोपियन यूनियन की, यानी इसको एक अलग, ऑब्वियस है इसमें कई देश हैं, तो कुल मिलाकर के 63 देश हैं, 63 और यूरोपियन यूनियन। अब ये जो 4 बड़े पैरामीटर्स, उसमें है एक पैरामीटर GHG, ग्रीन हाउस गैस जो हम एमिट कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस जो हम उत्सर्जित कर रहे हैं, उसमें इंडिया की परफॉर्मेंस सबसे पहले यह हम लोग देखेंगे।
ठीक है, 2022 में हमारी रैंकिंग कितनी थी और 26 में हम देख सकते हैं, यानी हम जितना 22 में कार्बन उत्सर्जन करते थे, ग्रीन हाउस गैस एमिट करते थे, उससे कहीं ज्यादा हम अब करने लगे हैं। तो अब आप विचार करें, यह मुद्दा किस निबंध में जाकर के जुड़ने वाला है, एक बार मुझे बताएं। क्या यहां मैं एक निबंध का जिक्र कर सकता हूं, यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, क्या मैं वहां ले जा सकता हूं आपको? आप कहेंगे कि यह कहा जाता है यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर, परंतु कभी कभी इस प्रकार की जो फ्रेज होते हैं, कहावतें होते हैं, वह अपने जो विचार हैं उससे अलग परिणाम देती हैं। और हम कह सकते हैं कि आप, यानी यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर, यानी हम यहां पर थे और हम यहां पर पहुंच गए, हम उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। यानी कहा जाता है कि हम पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों से पीछे नहीं हट सकते, लेकिन हम पीछे हट गए हैं, बस मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। फिर इसके बाद कल ही हमने पढ़ा रिन्यूएबल एनर्जी पर, और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों अब यही देखिए डेटा का मिसमैच है। कल हमने क्या पढ़ा और ये क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों, आप सबको यूपीएससी का तगड़ा एस्पिरेंट बनना है, इसलिए आपको जब भी मैं कोई लेक्चर करूं तो आपको अपना दिमाग उसमें 360 डिग्री घुमाना है। अब देखिए ये क्या कह रही रिपोर्ट, जैसे मैंने ये डेटा देखा सुबह सुबह, मैंने कहा गुरु ये तो कल वाले का उल्टा है, कैसे, जरा देखिए। यानी दूसरा इंडिकेट, चार है ना मेन कैटेगरी, पहला हो गया, दूसरा इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी स्कोर वो भी गिर रहा है, यानी हम कोयले पर ज्यादा निर्भर हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में हम जो है अभी कोयले से ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। और अभी कल ही मैंने आपको पढ़ाया, क्या ही आर्टिकल, किसको सही माना जाए, अखबार भी वही है, मेरी तरफ से कोई उसमें इनपुट नहीं है। आप स्वयं देखें कि यह कह रहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी, पहले हमारी रैंकिंग 24 थी, अब हमारी रैंकिंग 36 हो गई है, यानी हम कोयले पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, जबकि कल ही मैंने पढ़ाया कि अब हम हमारी कोयले पर निर्भरता रिन्यूएबल एनर्जी के मुकाबले कम हो रही है, यानी हम रिन्यूएबल एनर्जी को अब, यानी कोयले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है रिन्यूएबल एनर्जी। पढ़ाया हो कि नहीं बोलो भाई, कमेंट करो। तो आप फिर भी, अब इनकी रैंकिंग है तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, बस मैंने केवल बताने के लिए आपको कहा कि कैसे अलर्ट रहना आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि अब ये डेटा उन्होंने कब का लिया है वो चीज मैंने कल पढ़ाई है, हो सकता है इनका डेटा और इन्होंने कहां से लिया हो, चूंकि ये भी तो कहीं कहीं डेटा लेंगे ना, हमारे देश में कैसे नापेंगे तो नहीं ऐसा ऐसा करके। फिर तीसरा होता है इंडिया की परफॉर्मेंस ऑन क्लाइमेट पॉलिसी, यानी बहुत बढ़िया जलवायु नीति पर हमारी जो परफॉर्मेंस है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखें 2022 में हमारी रैंकिंग 16 थी और अभी हमारी रैंकिंग 14, यानी हम नीतियां अच्छी बना रहे हैं। बट अगर आप 24 और 25 को देखेंगे तो बहुत शार्प डिक्लाइन है, यहां से आप देख सकते हैं। तो इनको अभी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और फिर क्लाइमेट एक्शन पर आप कुछ भी लिखेंगे तो ये पूरा चार्ट, और आप देखिए हमेशा आप कहते हैं ना आंसर राइटिंग, अब तो मेरे बच्चों आंसर राइटिंग के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दूसरों से अपने आंसर को अगर आप बेस्ट करना चाहते हैं तो इस टाइप के फ्लो चार्ट आप डेवलप करने की क्षमता विकसित कीजिए, तब जाकर के हम बेहतर कर पाएंगे। अब आता है, यह भी बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है आज का। टॉपिक क्या है आप देख सकते हैं, टॉपिक है एआई कुड वाइडन द इनइक्वालिटीज इन एशिया पैसिफिक। और इसको अपने ऊपर भी लगा लेना, हिंदी मीडियम ऊपर से वीक एजुकेशन कैरिकुलम प्लस रीजनल मीडियम के भी जो बच्चे और इंग्लिश मीडियम के भी जो बच्चे जो रेगुलर स्कूल वाले नहीं है, या जो बीएससी ओएससी इंग्लिश में लिखते हैं, उन्हें लगता है इंग्लिश मीडियम, आप इंग्लिश मीडियम के नहीं है, आप कितना भी अपने आप को माने। इसीलिए बच्चे मेंस इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन इंटरव्यू हिंदी में देते हैं, क्योंकि बोल नहीं पाते हैं। और बहुत बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की जो हिंदी में इंटरव्यू देते हैं, बहुत बड़ी संख्या। ये आपके लिए भी है जो ये डेटा दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, एआई एशिया प्रशांत क्षेत्र में असमानताओं को बढ़ा सकता है, ये पूरा
डेटा आया हुआ, 4-5 चार्ट में बातचीत हुई है, 4-5 चार्ट में बातचीत हुई है, जरा देखिएगा। अभी फिर आता हूं, चार्ट 1 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ न्यूली फंडेड एआई कंपनीज, यानी जिनको पैसा मिला है एआई कंपनीज को, एंड द टोटल एआई इन्वेस्टमेंट 2014 से 24 में जो हो रहा है वो कितना हुआ है। ऑब्वियस है, लगातार बढ़ रहा है। चार्ट 2 आईएमएफ का, आईएमएफ, अब यह भी देखो प्रीलिम्स के लिए यही एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन निकालता है, प्रीलिम्स के लिए आईएमएफ निकालता है, ठीक है। अब उसने एशिया पैसिफिक कंट्रीज में भी बात की कि वहां पर एआई की स्थिति क्या है। फिर चार्ट 3 इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस एशिया पैसिफिक कंट्रीज इन 2023, ठीक है, ये भी आपको। और फिर इसके बाद शेयर ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग इंटरनेट अक्रॉस सेलेक्ट कंट्रीज, फिर अभी मैं डिटेल करूंगा, इसीलिए चार्ट 5 शेयर ऑफ पॉपुलेशन विद नॉलेज ऑफ बेसिक अर्थमेटिक फार्मूला, आप देख सकते हैं। चार्ट 6 जॉब्स एक्सपोज टू एआई ड्रिवन ऑटोमेशन बाय सेक्स। तो ये आपके सामने 6 चार्ट हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इन 6 चार्ट्स के द्वारा आप क्या सीखने जा रहे हैं कि असमानता, एआई सिंपल, इसको छोड़िए, एआई असमानता को बढ़ावा देगा, यानी जो सक्षम है वो और सक्षम होंगे, और जो वल्नरेबल हैं वह स्वाभाविक रूप से अपनी उस वल्नरेबल स्थिति को बड़े स्तर पर एआई के माध्यम से बदल नहीं पाएंगे। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक टेक्निक नहीं है, टेक्निक तो है, लेकिन उस टेक्निक को चलाने का स्किल भी तो लोगों में होना चाहिए, और उसके लिए चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी लिटरेसी। बट वो दोनों चीजें लैक हैं इंडिया ऐसे देशों में। यही चीज आता है अमीर और गरीब के बीच में, जिसके पास एआई है। मैं आज क्यों इतना कॉन्फिडेंस में रहता हूं, मैं क्यों इतना विश्वास में रहता हूं कि अब अगर मैं किसी की भी मेंटरशिप लेता हूं तो 200% कॉन्फिडेंस रहता है कि वो बच्चा कभी उदास होकर जाएगा ही नहीं। रीजन कि मुझे अपने जैसे स्किल्ड लोग मिल नहीं रहे थे। और आप इसको चाहे मेरी कमी मानिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए, कोई भी इंसान कमी मान सकता है कि यार ये अपने जैसा इंसान ढूंढना, परफेक्शनिस्ट होता है। परफेक्शनिस्ट जो अगर इमोशनल इंटेलिजेंस के लिहाज से देखें तो उससे लो इमोशनल इंटेलिजेंट माना जाता है, कि आप अपने जैसे ही सबको ढूंढना चाहते हैं। लेकिन मैं जिस फील्ड में हूं उसमें परफेक्शनिस्ट ही चाहिए, यानी एजुकेशन में, हेल्थ में, इसमें परफेक्शनिस्ट चाहिए, इसमें कॉमन लोग नहीं चाहिए। तो कंटेंट बनने बनाने में मुझे इतनी समस्या थी, लेकिन आज मैं एआई के रथ पर सवार हूं। मैंने आप लोगों से पहले कहा, जो एआई मैं यूज करता हूं उसका मंथली खर्चा 19,000 रुपए एक का, और एक का 2,000 रुपए, तो 21,000 रुपए में मैं इतना समर्थ अपने आप को पाता हूं 21,000 पे मेरे प्यारे बच्चों, कि मैं किसी भी बच्चे को अब, चाहे सैकड़ों बच्चे हो जाएं, एक साथ मेंटरशिप दे सकता हूं। और अब मैं खुश हूं, धीरे धीरे मैं अपने आप को मेंटरशिप की ही तरफ लेके जा रहा हूं, बिकॉज ऑफ द एआई। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये अभी आर्टिकल कहेगा कि जो अमीर देश हैं इन्वेस्टमेंट भी उन्हीं को मिल रहा है एआई में, और जो अमीर देश हैं वही इसमें रिसर्च भी। भाई जहां पैसा आएगा, आप मुझे खुद बताइए, अगर हमें एआई इकोसिस्टम बनाना है तो सबसे पहली चीज क्या होगी, बोलो भाई, चलो बोलो। एआई इकोसिस्टम अगर हमें बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, एआई पारिस्थितिक तंत्र, तो सबसे पहली नीड क्या होगी? आप कहेंगे सर स्किल लोग, बिल्कुल नहीं बेटा, स्किल लोग भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज है पैसा, जो स्किल को और स्किल कर सके, कम स्किल को भी ठीक ठीक स्किल में। तो सबसे पहले चाहिए फंड, यानी इन्वेस्टमेंट, यानी कैपिटल, यानी पूंजी। प्लस इसके साथ क्या चाहिए? इसके साथ चाहिए स्किल वर्कफोर्स। क्या चाहिए? स्किल वर्कफोर्स चाहिए, यानी कौशल युक्त आबादी आपको चाहिए। तो आप सोचिए कि फंड और स्किल्ड वर्कफोर्स कहां है? ऑब्वियस है, वेस्टर्न कंट्रीज में, चाइना में, एशिया के कुछ देशों जैसे जापान, साउथ कोरिया में। तो अब आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट भी यहीं आ रहा है, यहीं के लोग ट्रेन भी हो रहे हैं। अब इसी को आप इंडिया के रेफरेंस में लेकर के आइए। तो जो अमीर है इंडिया में, यानी इंडिया में जब आप वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो 1% के पास कितने हिंदुस्तानियों के बराबर संपत्ति, यानी भारत के 1% के पास 22% हिंदुस्तानियों के बराबर संपत्ति है। आप देख सकते हैं, यानी इतनी जबरदस्त असमानता है। आज भी हमारे देश में लगभग
30 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू जो यूएन की डेफिनेशन है उसका शिकार है। तो आप मुझे बताएं कि इस, और बीपीएल को तो छोड़ दो, बीपीएल को तो मैं एआई के दायरे में सोच ही नहीं रहा हूं, क्योंकि वो बेचारे तो बहुत वल्नरेबल हो गए। जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास, अगर मिडिल क्लास की कैटेगरी बनाए, अपर मिडिल क्लास और उसके बाद मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास, तो लो मिडिल क्लास जो सबसे बड़ी आबादी है मिडिल क्लास की, उसके रेंज में तो ये है क्या? मैं आपसे कहना चाहूं, आप चिंतन कीजिए, एक मिडिल क्लास का व्यक्ति जिसकी सैलरी 40, 50, 60, 70 हजार, उसमें भी आपको पता होगा कि इनकम टैक्स वगैरह उन लोगों का भी कुछ ना कुछ 70 हजार वालों का कट जाता है, जैसे प्राइमरी के अध्यापक हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं फैमिली की। अब उसमें वो एआई में ट्रेन करने के लिए सारी सुविधा देने के लिए फोन का सब्सक्रिप्शन अलग, कोर्स का सब्सक्रिप्शन अलग। अगर मैं कहता हूं 2000 का एआई का सब्सक्रिप्शन ले तो उसका खर्चा, फिर वो मतलब इंटरनेट का खर्चा। आप सोचिए कि क्या वो अफोर्ड कर पाएगा एआई को? और एआई चलाने में इंटरनेट ऐसे हवा की तरह उड़ता है, हवा की तरह, जो फोन से आप चला करके देखिए। आप दिन भर में सामान्य ढंग से गूगल पे जो सर्च करते हैं, एक बार एआई पे सर्च करके देखिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए। डेटा बहुत कंज्यूम करता है वो। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, और ये शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं कहना चाह रहा हूं, हम लोग एआई के बारे में हमेशा पढ़ रहे हैं। ये स्ट्रांग को और स्ट्रांग बनाएगा, और जो वल्नरेबल हैं उनकी स्थिति में यह सुधार नहीं करेगा। उनकी स्थिति में इतना ही सुधार करेगा कि सरकार अच्छी नीतियां बना के टारगेटेड एआई के माध्यम से लाभ पहुंचा सकती है, दैट्स इट। लेकिन उस लाभ से वो ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स में बदलेंगे नहीं। यही चीज आप सबके साथ भी है कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस कुछ भी निकालना चाहते हैं, तो अब आपके लिए सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, रीजनल और हिंदी मीडियम बच्चों, आपके लिए तो मुझे लगता है, मैं एक शब्द लिख रहा हूं, और आप, ये सत्य होगा, शब्द आप लिखिएगा, और नहीं तो जब मैं बूढ़ा हो जाऊं मुझे सुनाइएगा, स्वर्णिम काल, गोल्डन एज जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। ये आप सबके लिए, खासकर जो हिंदी और रीजनल मीडियम के बच्चे हैं, आपके लिए यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी का स्वर्णिम काल है। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे अब डर गए हैं, वो अब स्टेट पीसीएस की तरफ भाग रहे हैं, यूपीएससी के बारे में सोच नहीं रहे। लेकिन ये स्वर्णिम काल आपका आ चुका है। जो इस सत्य को समझ गया कि हिंदी माध्यम के बच्चों का ये स्वर्णिम काल है, आप विश्वास रखें, वो अपनी कहानी बना ले जाएगा। स्वर्णिम काल कैसे? पहले क्या होता था, कोई भी कंटेंट इंग्लिश में, कोई भी रिपोर्ट, कुछ भी, उसकी हिंदी नहीं हो पाती थी। ध्यान से समझिएगा, उसकी हिंदी नहीं हो पाती थी। जैसे एक मैगजीन आती थी, मैं बताता हूं, जिक्र करता हूं, विज्ञान प्रगति, हमारे टाइम पे विज्ञान प्रगति हिंदी में, और उसी का साइंस रिपोर्टर नाम से इंग्लिश वर्जन। लेकिन विज्ञान प्रगति के कंटेंट में और साइंस रिपोर्टर के कंटेंट में जमीन आसमान का अंतर था। साइंस रिपोर्टर में सब रिसर्च बेस्ड होते थे। मैं अपनी पत्रिका में, यानी जो अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज पत्रिका में 2012 से निकाल रहा था, अब आप ऑब्वियस आपको पीडीएफ के रूप में मिल रही है, क्योंकि अब मैं पूरा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया हूं 2012 से ही। तो उसमें मैं साइंस रिपोर्टर मैगजीन का कंटेंट देता था, इसीलिए वो पत्रिका हिट भी हुई थी, उसी ने मुझे स्टेबल भी किया, सेटल किया। तो भाई साहब, एक टॉपिक ट्रांसलेट करने में ना, मतलब उसमें 8 से 10 टॉपिक अच्छे होते थे, लेकिन मैं एक या दो टॉपिक महीने भर में ट्रांसलेट कर पाता था। एक अक्षर इधर से उधर से, फिर तुकतान लगा के, फिर हिंदी में देख करके, इतना। अभी क्या है, अगर आज मुझे साइंस रिपोर्टर मैगजीन ट्रांसलेट करनी हो, तो मुझे लगता है कि मुझे केवल और केवल 15 से 20 मिनट लगेंगे बस। पूरी मैगजीन में बता रहा हूं, वो भी फोटो खींच के पीडीएफ बनाने में जितना समय लगे लगे, दैट्स इट। उसके बाद तो सेकंडों का काम है। आप चिंतन कीजिए, तो आपके लिए स्वर्णिम काल है ये, कंटेंट के लेवल पर, प्रेजेंटेशन के लेवल पर, कंटेंट को और सुंदर बनाने के लेवल पर। हाँ, बट आपके पास स्किल मेंटर होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना अगड़म बगड़म हो जाएगा, ये फिक्स है। ठीक है, एक दो मिस्टेक्स नहीं, वो सब तो चलता रहता है, वो सब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है ना, वो हमारा आपका ह्यूमन एरर किसी से संभव हो, वो एक दो पॉइंट नहीं, मैं कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूं। देखो, डेटा में कभी एक दो पॉइंट इधर उधर हो जाए, वो बहुत मैटर करता है नहीं, क्योंकि आपको वो याद भी नहीं रहेगा एग्जाम में,
और उस टाइप के डेटा प्रीलिम्स में आते नहीं है तो एंजॉय करना चाहिए। तो आप सबके लिए तो यही विषय हम बहुत बढ़िया ढंग से एनालिसिस करने जा रहे हैं और इसको एनालिसिस करेंगे ऑब्वियस है इकोनॉमी के लिए कि भाई ये इकोनॉमी को कैसे नुकसान पहुंचाएगा, इंडिया की इकोनॉमी। ऑब्वियस जिसके पास एडवांटेज है वही तो अपनी इकोनॉमी को एआई से जोड़ करके आगे बढ़ा पाएगा। इकोनॉमी जैसे हम पढ़ते हैं ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, तो हम ये भी पढ़ते हैं ना कि टेक्नोलॉजी इन चारों को मजबूत बना देती। इसीलिए यूपीएससी निबंध भी पूछता है किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द पेनेशिया, पढ़ते हैं ना बच्चे। तो बस यही चीज यहां पर आप पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में जब विज्ञान प्रौद्योगिकी सब कुछ है और उसमें हम बहुत पिछड़े हैं इन कंपेयर टू विकसित देश, इन कंपेयर टू चाइना, एशिया में जापान, साउथ कोरिया, तो आप स्वयं चिंतन करें कि आप कैसे इन देशों का मुकाबला कर पाएंगे। जबकि एआई प्रिसीजन थिंग्स को पॉसिबल बनाता है। शब्द देखिएगा, थिंग्स मैंने बोला, वस्तु, प्रिसीजन। प्रिसीजन जहां भी आपको प्रिसीजन चाहिए, चाहे दवा बनानी हो, प्रिसीजन दवा बनानी हर व्यक्ति के हिसाब से कस्टमाइज, तो एआई। ध्यान से समझिएगा, प्रिसीजन। प्रिसीजन एग्रीकल्चर करना हो तो उसके लिए एआई, प्रिसीजन स्टडी करनी हो तो उसके लिए एआई। प्रिसीजन यानी कस्टमाइज प्लान। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये एआई की ताकत है। तो ये इकोनॉमी के साथ भी है, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। ऑब्वियस अगर तकनीक पर कुछ ही लोगों का कब्जा होगा तो हम आर्थिक समृद्धि उतनी बड़ी नहीं कर पाएंगे और सामाजिक न्याय भी प्राप्त कर पाने में सक्षम कम होंगे। ऐसा नहीं होंगे, नहीं, कम होंगे। शब्दों का चयन हमेशा महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि आर्थिक समृद्धि के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है, ऐसा पूछा गया। फिर सोसाइटी, यानी जो सोसाइटी इसमें पिछड़ी रह जा रही, जीएस पेपर 1 जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, ए से मैंने जिक्र कर ही दिया, और प्रीलिम्स, इन सभी एंगल्स इसको देखने की कोशिश करेंगे। ये सारे डेटा हो गए। फिर इसके बाद आपके पास आता है थाईलैंड ने कंबोडिया पर हमला कर दिया। अब ये जो कंबोडिया पर हमला किया है, एक मंदिर चर्चा में आ गया है और वह मंदिर किस धर्म से है वो ज्यादा चर्चित है। क्योंकि अक्सर यहां सब अगर कोई मंदिर है तो हमारे दिमाग में आता है वो बौद्ध मंदिर है। मैंने इस टॉपिक को इसलिए रखा कि मैंने कहा अगर ये मंदिर आ गया गुरु ना, तो बच्चे क्या करेंगे, तुरंत लगेगा बौद्ध मंदिर होगा। नहीं, इसी वजह से मैंने इसको रखा है कि ये चर्चा में आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है, तो ये सारा आपके सामने टॉपिक हो जाता है। ठीक है ना। तो थाईलैंड हो गया और कंबोडिया हो गया, इनके बीच में ये एरिया है जहां पर विवाद धमाधम चल रहा है। ठीक है। और विवाद की जड़ पश्चिमी है, ऐसा नहीं बेचारे हैं। अच्छा, ओके। अब थोड़ा सा एक बार यहां बता दूं, फिर उसके बाद टॉपिक में घुसता हूं। ये अब केवल एक ही ऐड रहा करेगा मेरा बच्चों, IQIP SAPMP, सुनील अभिव्यक्ति पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। ये सबको जानना चाहिए, क्योंकि मैं इस पर फोकस हूं। इससे मुझे रिजल्ट करना थोड़ा सा आसान लग रहा है, क्योंकि इसमें मैं 24 घंटे बच्चों के साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहता हूं। तो ये अवेलेबल है पर्सनल मेंटरशिप, यूपीएससी की कंप्लीट, प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों। ठीक है। स्टेट पीसीएस का केवल मेंस, उसके पीछे रीजन है मेरा मेंस स्ट्रांग है। लेकिन जो बच्चे यूपीएससी का प्री मुझसे पढ़ रहे हैं तो हम लोग अच्छा कर रहे हैं, वो प्री भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा साफ मानना है जिससे कभी चीजें रुके ना, चूंकि अगर मेरे साथ आप कनेक्ट हैं तो मेंस में तो आपको कभी सोचना नहीं चाहिए। तो चाहे आप प्री निकला हो ना निकला हो, जब भी आप करना चाहें, तो स्टेट पीसीएस मेंस जैसे यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस, इनका मैं करा ही रहा हूं ऑलरेडी। अदर स्टेट पीसीएस भी इसमें शामिल है जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट यूपीएससी सीएससी के जैसा है। तो जिन और राज्यों का सिलेबस ऐसा है उनके लिए भी मेंटरशिप अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी अवेलेबल, बाइलिंगुअल, यानी हिंदी इंग्लिश या उनकी अपनी लैंग्वेज में भी मैं हेल्प करूंगा। फिर इसके बाद इसमें क्या क्या होगा ये एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। कंप्लीट इंटीग्रेटेड, ये शब्द पकड़, कस्टमाइज। कस्टमाइज यानी राकेश, सुरेश, मुकेश, कमला, बिमला, सीता, गीता, सबके हिसाब से अलग अलग कस्टमाइज प्लान बनता है, जो आप लोगों को बहुत बारी पढ़ा चुका हूं। आपका साइंस अच्छा नहीं तो फिर आपको साइंस में ना डाल के जो अच्छा है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। प्रीलिम्स एंड मेंस का सेपरेट प्लान होता है, बिल्कुल डिफरेंट। यानी प्रीलिम्स की
जो भी क्लास या मेरी मेंटरशिप अलग, मेंस की बिल्कुल अलग, क्योंकि दोनों के एक साथ जोड़ के हम नहीं चलेंगे और ना हम चलते हैं। आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन इसमें शामिल है। कस्टमाइज प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसमें है, कस्टमाइज याद रखिएगा। और 1-to-1 सपोर्ट है, वो भी मेरे साथ मेरे पर्सनल नंबर पर। और क्लासरूम लेक्चर भी इसमें शामिल है। व्हाट्सएप बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम भी है, जो आने वाले समय में न्यू नॉर्मल होने वाला है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये आप सब जरूर मेरे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करें हम यहां से आज की अपनी चर्चा का और विस्तार। ठीक है बच्चों, तो पहला टॉपिक सबसे पहले आपके सामने आता है चर्चा वंदे मातरम। निबंध आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, केवल मेरे प्यारे बच्चों एक ही निबंध नहीं, बहुत सारे निबंध, जैसे कल्चर से रिलेटेड। वाई इन न्यूज, लोकसभा में 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा शुरू की। उन्होंने कहा वंदे मातरम सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता यानी पॉलिटिकल फ्रीडम का मंत्र नहीं था, बल्कि भारत की मुक्ति का संघर्ष था। अब इन दोनों शब्दों के मायने समझिएगा। इन दोनों शब्दों के मायने क्या हैं बच्चों, जरा उसको आप एक बार समझिए। ठीक है, इन दोनों शब्दों के मायने क्या हैं, जरा इसको आप समझिए एक बार। राजनीतिक स्वतंत्रता का मंत्र कि भाई हमें पराधीन है, अब हमें मुक्त होना, अपनी मां भारती को मुक्त कराना। सिंपल सी बात है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए, और ऑब्वियस है राजनीतिक स्वतंत्रता अंग्रेजों से लड़ के मिली है, इसलिए वंदे मातरम ने जहां जहां हमारे स्वाधीनता संग्राम के जो राष्ट्र नेता रहे हैं उनको प्रेरित किया है, इसीलिए उसको भारत की मुक्ति का संघर्ष भी कहा जा रहा है। ठीक है, अब ये सारे फैक्ट आपके सामने आ गए, सिलेबस आपके सामने आ गया। जीएस पेपर 1 हिस्ट्री में जिक्र कर चुका हूं दोनों यूनिट का, यानी यूनिट 2 एंड 3। फिर स्वाभाविक है यहां पर भारतीय संविधान का भी जिक्र किया गया, क्यों? क्योंकि वंदे मातरम और जनगण जनगण मन दोनों में कंपेयर किया गया है, तो आप देखेंगे जनगण मन संविधानिक दायरे में है, तो इसलिए यानी पहली यूनिट भारतीय संविधान महत्वपूर्ण प्रावधान यहां पर सिलेबस का पार्ट है। और स्वाभाविक है एथिक्स, एथिक्स यानी मानवीय मूल्य, महान नेता, सुधारक और प्रशासक के जीवन से हमने क्या सीखा है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखा है उनसे आपने क्या सीखा है, ये भी आप चाहें तो उस प्रकार के प्रश्नों में लिख सकते हैं, जहां पर यूपीएससी आपसे पूछता है कि आपको आपके जीवन में किस विख्यात व्यक्तित्व ने सर्वाधिक प्रभावित किया, नैतिक व्यक्तित्व ने। तो ये सब नैतिक व्यक्तित्व ही है, और उन्होंने क्या क्या आपको मूल्य दिए, टीचिंग्स दी, और उसको आप अपने जीवन में कैसे लागू कर पाए। तो वंदे मातरम, ठीक है। और इसे मैंने बता ही दिया था, अतीत मानवीय चेतना एवं जीवन मूल्यों का स्थायी आयाम। फिर आता है 2023 में आपसे प्रश्न पूछा, शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति गांधी और टैगोर के बीच में क्या अंतर था। यानी जो भी चीजें चर्चा में रहती हैं, राष्ट्रवाद खूब चर्चा में, मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के बाद बहुत तेजी के साथ ये शब्द चर्चा में था, तो आपसे फिर 18 का निबंध, द पास्ट इज परमानेंट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन कंसाइसनेस एंड वैल्यूज। 2025 विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक दुनिया बनाता है। बड़ा गजब का है 2025 वाला ये निबंध, जरा समझिएगा कैसे। ये मैंने पहला वाला 2023 केवल इसलिए लगाया है कि आपको ध्यान रहे कि इस प्रकार की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अतीत वाला क्लियर कर चुका हूं, अभी फिर भी क्लियर करूंगा। विचार एक दुनिया खोजता भी है, क्या वंदे मातरम एक विचार था कि नहीं? बोलो। आप कहेंगे हाँ सर एक विचार था, जिसने एक दुनिया खोजी। कौन सी दुनिया? ऐसी दुनिया जो भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने को तत्पर थी,
और फिर एक नई दुनिया बनाई, यानी भारत की आजादी, और आजादी के बाद के भारत की दुनिया को उसने बनाया। तो आप देख सकते हैं यहां भी चाहे वंदे मातरम हो, और मैंने जनगण मन का भी यहां पर पूरा विवरण दिया हुआ है, दोनों उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है सबसे बड़ी बात कि जो वंदे भारत है उसका, सॉरी वंदे मातरम है, हम लोग ट्रेन से आते जाते हैं वही दिमाग में चलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आ, इसके रचनाकार, प्रीलिम्स के लिए आपको जो जो याद रखना है वो सारा कुछ यहां पर मैंने दिया हुआ है, एक बार आपके सामने रख दूं, ठीक है। विपक्ष की प्रतिक्रिया भी है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति से ध्यान हटाने के लिए राजनीति से प्रेरित बहस है, लेकिन मुद्रास्फीति तो है ही नहीं है, पता नहीं कहां से स्टेटमेंट ठीक है। अब आता है वंदे मातरम की उत्पत्ति और विकास। तो 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा, और किस भाषा में लिखा वो भी लिखा हुआ है, संस्कृत निष्ठ बंगाली। और इसका पब्लिकेशन हुआ मेरे प्यारे बच्चों 1882 में, उनके उपन्यास आनंद मठ में। किसके? बंकिम चंद्र चटर्जी का, चट्टोपाध्याय का ही उपन्यास है आनंद मठ। तो आनंद मठ पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आप देखोगे पूछा भी जा चुका है, और स्वाभाविक है इनको प्रेरणा कहां से मिली, तो उन्हीं सब का जिक्र है मेरे प्यारे बच्चों। सन्यासी विद्रोह से 18th सेंचुरी का, और उसके बाद जो 1857 का रिवोल्ट था, उससे इनको प्रेरणा मिली थी कि मां भारती की मुक्ति के लिए वह एक ऐसी प्रेरक गीत की रचना करें जो लोगों में प्रेरणा भर दे, मोटिवेशन भर दे। और इसको जनतांत्रिक स्वीकृति कब मिली? जनतांत्रिक यानी भारत की जनता के द्वारा। तो उस समय भारत की जनता को रिप्रेजेंट करने वाला जो फोरम था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस था। 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसे अपनाया गया, और स्वतंत्रता आंदोलन में बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया गया। यही इसके बारे में सारी की सारी जानकारी है। अब आता है ठीक है, क्लियर बेटा? 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाकर इसे राष्ट्रीय मंच प्रदान किया? कलकत्ता। ये प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। और 1905 में राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया, विशेष रूप से बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन में इसकी भूमिका रही। 1905 से 1905 से 1908 जब क्रांतिकारी आंदोलन चरम पर था, इस गीत पर औपनिवेशिक सरकार ने प्रतिबंध लगाया मेरे प्यारे बच्चों। और 1937 में आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्य समिति ने निर्णय लिया कि राष्ट्रीय समारोह में केवल पहले 2 पद ही गाए जाएंगे। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा जन जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि वंदे मातरम को समान रूप से सम्मान दिया जाएगा और इसे राष्ट्रीय गीत के समान दर्जा मिलेगा। ठीक है, यानी जनगण मन संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। संविधान में इसकी मौजूदगी है, बट वंदे मातरम की नहीं। प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, तो अब जो पहला प्रश्न आता है कि अगर यूपीएससी में वंदे मातरम की भूमिका, भारतीय इतिहास में वंदे मातरम की भूमिका, तो ऑब्वियस है वंदे मातरम की पहली भूमिका क्या होगी? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रतीक बना। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, युवाओं में त्याग, बलिदान और वीरता की भावना इसने जगाई। तीसरा क्या करेगा? आंदोलन का सांस्कृतिक प्रतीक बनकर उभरेगा। और चौथा मेरे प्यारे बच्चों, क्रांतिकारियों, नेताओं और आम जनता की भावनाओं को भी इसने जोड़ दिया। तो ये इसने 4 काम किए जो यहां पर इसकी उपयोगिता के संबंध में आपको जानने की आवश्यकता है। अगर इसके महत्व पर चर्चा हो तो आप अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि संविधान में भले, यानी संविधान सभा द्वारा भले इसे नहीं अपनाया गया, जनगण मन को अपनाया गया, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में कहा था कि जनगण मन राष्ट्रीय गान है, बट वंदे मातरम को सम्मान मिलेगा और इसका भी समान दर्जा होगा, यानी दोनों राष्ट्र के लिए सम्मान के समान है। ठीक है,
तो ये सारी बातें हैं। अब यहां पर संवैधानिक कानूनी स्थिति, राष्ट्रगान जनगण मन की, राष्ट्रीय गीत की संवैधानिक कानूनी स्थिति। तो संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 इसे स्पष्ट रूप से राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी गई। वंदे मातरम संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 51A राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य बताता है, आप देख सकते हैं। तो ये संविधान में कहां दिया गया है, क्या कैसे, वो सारी चीजें हैं। क्लियर है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971, इसके धारा 3 के तहत राष्ट्रगान गाने से रोकने या इसे गा रही किसी सभा में व्यवधान उत्पन्न करने पर दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं। संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद ने जो कहा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बस पहलू प्रीलिम्स के लिए दोनों के बीच का डिफरेंस आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। अब आता है वंदे मातरम विवादास्पद क्यों रहा है, यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों। ये विवादास्पद क्यों रहा? मुस्लिम लीग की इस पे आपत्तियां रही। आप ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग की आपत्तियां रही, उसको आप तार्किक चश्मे से कसिएगा। उसके पीछे रीजन है मेरे बच्चों, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। थोड़ा इतिहास को सिखाता हूं। और 1905-6 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। संस्थापक अध्यक्ष होते हैं नवाब वकारुल मुश्ताक हुसैन मुस्ताकी। मेरे बच्चों, ये बना ही था कांग्रेस का विरोध करने के लिए। किसकी? अंग्रेजों की सह पर, यानी राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए। तो मुस्लिम लीग की वहां कोई भी आपत्ति, उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना, लिखना ही नहीं, मतलब उनके अगेंस्ट लिखना आपको हमेशा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सभी किताबों में, सो कॉल्ड अभी की किताबें नहीं, बिपिन चंद्रा पढ़े, सुमित सरकार, वो जो किताब आप पढ़ना चाहें, यशपाल, ग्रोवर, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, सत्या राय, सब में यही आपको मिलेगा। सो कॉल्ड जो वामपंथी किताबें लिखेंगी उसमें भी ये चीज मौजूद है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। वंदे मातरम आनंद मठ में आता है, जो मुस्लिम शासन के खिलाफ हिंदू सन्यासियों के विद्रोह के बारे में एक उपन्यास है। बाद के छंदों में मातृभूमि को यानी दुर्गा, लक्ष्मी आदि के रूप में चित्रित किया गया। तो मुस्लिम लीग ने तर्क दिया कि भारत माता को देवी मानकर नमन करना मूर्ति पूजा इस्लामी एकेश्वरवाद के विपरीत है। उपन्यास का संदर्भ और कुछ पंक्तियां मुस्लिम विरोधी थी। 1938 में सिंधु मुस्लिम लीग के सम्मेलन में, जो सिंधु में हुआ, जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने कथित तौर पर वंदे मातरम को मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने वाला भजन कहा था और विधानमंडलों की शुरुआत इससे करने पर आपत्ति जताई थी, जैसा कि कई ऐतिहासिक विवरणों में उल्लेख भी किया गया है। तो आप देख सकते हैं। और कांग्रेस का 1947 का समझौता आप देख सकते हैं, यानी कि पहले दो छंद किसके गाए जाएंगे वो सब आपको पता है, यानी जनगण मन के। टैगोर, गांधी, जिन्ना, नेहरू और अन्य लोगों ने वास्तव में क्या कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? उन्होंने वंदे मातरम का पहला भाग उसकी कोमलता और भक्ति को पसंद किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से जो जो कहा कि आध्यात्मिक उत्थान के प्रतीक हैं, ठीक है ना। फिर उन्होंने यह भी कहा कि कुछ उसमें मुसलमानों को चोट पहुंचाने वाली बातें हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। उन्होंने नेहरू को लिखा कि पहले दो छंदों ने राष्ट्रीय गीत के रूप में अलग व्यक्तित्व प्राप्त कर लिया है और उन्होंने किसी भी संप्रदाय समुदाय को ठेस पहुंचाने वाली बात इसमें नहीं देखी। गांधी जी इस गीत के बहुत प्रशंसक थे और आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर मोहम्मद अली जिन्ना, फिर नेहरू, बोस और अन्य, राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा, इन सब के विचार आप देख लीजिएगा, बहुत संतुलित ढंग से लिखे हुए हैं। इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको अलग से मैं बताऊं। अब वर्तमान लोकसभा बहस 2025, प्रधानमंत्री मोदी का रुख, ठीक है। अब वो पक्ष विपक्ष की जो आपत्तियां चल रही हैं उसमें भी आपको बहुत ज्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं। राष्ट्रीय प्रतीक एवं संवैधानिक नैतिकता, ठीक है। अब ये से कि धार्मिक जो राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं कैसे वो धर्म से परे होते हैं और सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, सब उनका सम्मान करें, यही नैतिकता है। सिंपल सी बात है, यही यहां पर आपको बताया गया है, ठीक है। अब आता है
250 शब्दों का क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व पर चर्चा करें और बताएं कि संवैधानिक और कानूनी स्थिति के संदर्भ में यह राष्ट्रगान से किस प्रकार भिन्न है। मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? तो अब कुछ है नहीं, बहुत इजी था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी रेडी हो गए हैं, आप यहां से देखें। वंदे मातरम और भारत के राष्ट्रगान के संदर्भ में अब जो आपको यूपीएससी पूछेगा वो भी यहां तैयार कर दिया गया। फिर दूसरा आता है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 टाइप। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं, ये भी आ गया है। फिर इसके बाद तीसरा, राष्ट्रीय प्रतीकों को नियंत्रित करने के लिए कौन सी व्यवस्था है, इस पर भी एक प्रश्न बना दिया गया है। तो ये 3 आपके सामने आ गए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? पिक्चर क्लियर? ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पर। और दूसरा टॉपिक है जो सस्टेनेबल गोल पे हम स्लिप कर गए हैं, उसके बारे में है। तो 2026 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट में पहले की तुलना में काफी पीछे चला गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह एक ऐसा विषय है जो केवल क्लाइमेट या रिन्यूएबल एनर्जी की बात नहीं करता, बल्कि भारत के विकास, उसकी ऊर्जा रणनीति, एनर्जी जो स्ट्रेटजी है, और आने वाले दशक के इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल को समझाता है। कैसे? आप सब और हम सब लोग जानते हैं कि भारत की आर्थिक प्रगति तेज है। देख सकते हैं विश्व में सबसे तेजी से जीडीपी की ग्रोथ अगर किसी की हो रही तो किसकी हो रही प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर अपनी हो रही। तो भारत की आर्थिक प्रगति तेज है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहे हैं, शहर फैल रहे हैं, डिजिटल यूज आसमान छू रहा है, एसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेट्रो, डेटा सेंटर्स, ये सब बिजली मांगते हैं। यानी जो भारत की आर्थिक प्रगति तेज है मैंने बताई, इंडस्ट्री बढ़ रही मैंने बताई, शहरों का विस्तार हो रहा है, डिजिटल यूज बढ़ रहा है, एसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेट्रो, डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, ये सब बन रहे हैं। तो क्या बिजली की मांग भी, ये सब बढ़ रहे हैं तो क्या बिजली की मांग भी बढ़ेगी नहीं? यानी जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो नेचुरल है मेरे प्यारे बच्चों, बट यही बिजली की जो डिमांड है आज भारत के सामने क्लाइमेट चैलेंज बन गई है, जो आप क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में देख रहे हैं। सीसीपीआई क्या दिखाती है मेरे प्यारे बच्चों? यानी ये जो इंडेक्स है वह यह नहीं बताता है कि किस देश ने कितने सोलर पैनल लगवा दिए, ये बिल्कुल नहीं बताता। यह बताता है, तुरंत लिखिएगा, वास्तव में क्लीन एनर्जी काम कर रही है या नहीं। यानी जो भी उपाय आपने किए हैं वो काम कर रही है या नहीं। और इसी सीसीपीआई 2026 में भारत की रैंकिंग आप देख सकते हैं, 25 में 10 थी, अब गिरकर 23 हो गई है, और स्कोर भी गिरा है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया इस परफॉर्मेंस इंडेक्स के माध्यम से इंडिया से पूछ रही है, क्या पूछ रही है? कि भैया तुम्हारी क्लाइमेट परफॉर्मेंस क्यों घटी, सीपी क्यों घटी? अब आपके सामने प्रीलिम्स का एक प्रश्न आता है कि यह रिपोर्ट निकालता कौन है। यानी यह रिपोर्ट निकालता कौन है आपके सामने, फिर मैं बताता हूं विस्तार से, ठीक है ना? यहीं बता देता हूं फिर आगे। यह रिपोर्ट निकालता है, मैंने आपको पहले बताया, एक संस्था है जिसका नाम है जर्मन वॉच, दूसरी संस्था है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और तीसरी संस्था है कैन यानी क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। तो ये तीनों संस्थाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह रिपोर्ट साइंटिफिक है, विश्वसनीय है, और आपको आंसर राइटिंग में इसको जरूर यूज करना चाहिए जहां पर भी आप भारत की क्लाइमेट नीतियों की थोड़ी सी भी आलोचना कर रहे हैं। अब आते हैं, यह समझते हैं कि भारत गिरा क्यों,
और उससे जुड़े विभिन्न पहलू। लेकिन किस उद्देश्य से, तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। जीएस पेपर 3 बच्चों, एक बार जब यहां डिस्कस कर चुका हूं तो यहां डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, सिलेबस केवल लिखा है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी गवर्नेंस, ठीक है। अब प्रश्न आपके सामने आता है, अभी मैंने कल भी जिक्र किया है इस विषय पर, नवीकरणीय ऊर्जा पर आपसे प्रश्न आया है, रिन्यूएबल एनर्जी पर कल भी मैंने डिस्कस किया, आज भी डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद वही रिन्यूएबल एनर्जी पर यह भी क्वेश्चन, ठीक है। और फिर इसके बाद यह कह रहा है कि पर्यावरण से संबंधित जो कैरिंग कैपेसिटी है, कि पर्यावरण हमारा कितना बर्दाश्त कर सकता है हमारे विकास को, वो बताइए। और उसके बाद बताइए कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे आगे बढ़ाएं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए फिर से हम रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ने ही जा रहे हैं। फिर सोलर एनर्जी, फिर भारत की तकनीकें कौन कौन सी हैं जो हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये चीजें किसी भी टॉपिक में आकर के चिपक जाती हैं। अब ये सारा आपके सामने जो चार्ट है वो बना हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज यानी कोर स्टोरी मैं इसी चार्ट के द्वारा आपको समझा देता हूं, फिर आप इसको बढ़िया से पढ़ें। कोर स्टोरी यानी भारत की रियलिटी। तो मैंने आपको बताया कि भारत बहुत तेजी के साथ आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है। तो हर समृद्धि की एक कीमत भी होती है। आप देखिए, आज मैं सुबह सुबह बातचीत कर रहा था अपनी फैमिली में, अपनी वाइफ से, कंटेंट बनाने के बाद थोड़ा टाइम बैठे थे हम लोग। तो मैं ये कह रहा था, हम कहते यार, लोगों को लगता है कि जो बहुत अमीर होते हैं, जैसे मुकेश अंबानी, जैसे अडानी, या इस प्रकार के टाइकून्स वर्ल्ड में, इंडिया में, यानी जो फोर्ब्स में टॉप 100 में, 200 में, 500 में, फॉर्चून 500 में जो लोग भी हैं, तो कितनी आसानी से लोग कह देते हैं, अरे भैया ये लोग तो अमीर हैं, इन लोगों का तो जलवा है, और इन लोगों ने, भगवान की इन पे कृपा है। तो मैं उनसे बात करते हुए यही कह रहा था कि ये बात तो ठीक है कि आप कहते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा है, अच्छी बात है, चलिए ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने भगवान की कृपा कैसे प्राप्त की है, जैसे मैं बताता हूं। एक ऑफिस है, उस ऑफिस में अगर आपको जॉब मिलती है, मंडे टू फ्राइडे आपकी ड्यूटी है, तो आप जॉब करेंगे 10 से 6, करेंगे कि नहीं? यानी 10 से 5 भी आप करेंगे। इससे ज्यादा कोई कराएगा तो आप बुरा मानेंगे, 100% मानेंगे। ध्यान से समझिएगा, क्या यह सही है कि नहीं? यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, हमने कोई फैक्ट्री बनाई, इनको मिला करके तो जो लेबर है ये बुरा मान जाएगा। मजदूर यूनियन बन जाएंगी कि हम 8 घंटे 9 घंटे से काम नहीं करेंगे, इससे ज्यादा काम नहीं करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बट जो ये एंटरप्रेन्योर होता है ना, ये मंडे टू संडे, फ्राइडे सैटरडे नहीं। आप कभी मुकेश अंबानी और इन लोगों का देखिएगा, ये मंडे टू संडे, और फिर संडे टू मंडे, और फिर मंडे टू संडे, ये चलते ही रहते हैं। और ये एटलीस्ट 24 घंटे में लगभग लगभग ये 14 से 16 घंटे काम करते हैं। इतनी मीटिंग्स, इतनी मीटिंग्स, इतनी फाइल्स, इतना सब कुछ। इसीलिए आप देखिएगा, अक्सर जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बाद में उनको हेल्थ इश्यूज वगैरह सब होने लगते हैं। आप एक अनुमान लगाइए, ऐसा होता है कि नहीं? वो अकेले पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? अकेले पड़ जाते हैं वो। जैसे अभी मैं, एक स्टील किंग इंडिया है, उनका नाम मैं भूल गया, उनका एक शो था लल्लन टॉप पे, मैं देखा उसको काफी पहले। तो वो बता रहे थे कि यार, घर आने के बाद घर में कोई फैमिली का मेंबर रहता ही नहीं, अकेलापन। अब ऐसा नहीं कि उनकी फैमिली गलत हो गई, असल में जब ये अपने पीक पर थे तो इन्होंने भी समय नहीं दिया। तो उन लोगों को आदत ही नहीं हुई फैमिली और फैमिली के बॉन्ड, या फैमिली के बीच में जो एक लेटेंट हीट, एक गुप्त ऊष्मा होती है जो एक दूसरे को कनेक्ट करती। तो जब आपने बचपन से किसी को फील नहीं कराया, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द 16 से 18 घंटे आपका काम, बिकॉज ऑफ द बिजनेस का एक्सपेंशन, की एक छोटा सा व्यक्ति लाखों करोड़, लाखों करोड़ों डॉलर का आदमी बन जाता है।
मतलब लाख। क्या सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो इसलिए बड़े लोग जो बनते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, वो क्वेश्चन नहीं करते, वो काम करते हैं। इसीलिए आप सबके लिए कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, वो भी सभी नौकरियों में सबसे बड़ी है, फोर्ब्स टॉप 100 में आना चाहते हैं यूपीएससी की, तो आपको भी यही करना पड़ेगा। खैर, तो भारत में डिमांड इतनी तेज है कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो सप्लाई पेस उस डिमांड को पकड़ नहीं पा रही है। यहां यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और स्वाभाविक है, कल मैंने आपको बताया भी था कि रिन्यूएबल बनाना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ग्रिड में भी जोड़ना होता है, जो टफ होता है। और यहां रीजन यही बताया गया है कि आज भारत, मतलब क्यों भारत रिन्यूएबल एनर्जी पे अच्छा नहीं कर पा रहा, क्योंकि भारत की ग्रिड उतनी स्ट्रांग नहीं है। ग्रिड कमजोर है, ट्रांसमिशन सीमित है, स्टोरेज लगभग प्रारंभिक स्तर पर है। तो परिणाम क्या होगा? सोलर और विंड बने रहते हैं, पर उनका असर बिजली व्यवस्था में कम दिखता है। पर डिमांड तो रुकेगी नहीं। तो गैप को भरने के लिए कोल वापस खड़ा हो जाता है, और जब कोल आ गया तो एमिशन बढ़ेगा। सीसीपीआई में, यानी इस क्लाइमेट इंडेक्स में आपका स्कोर गिरा, रैंक गिरी। यही सिंपल कनेक्टिविटी आपको आईक्यूआईपी के तहत मुझे समझानी थी। क्या आप समझ गए कि नहीं समझ गए? आई होप समझ गए आप। अब आता है इसके चार मेन जो पैरामीटर्स हैं। जीएचजी स्कोर ड्रॉप हुआ है, तो जीएचजी एमिशन कैसे बढ़ा है? ऑब्वियस है, बिजली की डिमांड बढ़ी, रिन्यूएबल एनर्जी उसे पूरा नहीं कर पा रही, तो उसकी जगह पर कोल की एंट्री होती है। अब कोल आएगा तो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, उत्सर्जन बढ़ेगा, और उसी का रिजल्ट है उत्सर्जन बढ़ना और भारत की रैंकिंग। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी में भी डिक्लाइन हो रहा है। यानी रिन्यूएबल एनर्जी की याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि कल वाले टॉपिक से टोटल कॉन्ट्राडिक्टरी है, नहीं, कैपेसिटी बढ़ी है बेटा, यानी क्षमता बढ़ी। क्या है? कैपेसिटी यानी क्षमता बढ़ी, बट कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ा। याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ग्रिड सिस्टम भारत में अच्छा नहीं है। ये तो मैंने कल भी बताया था कि सुधार हो गया है, बट ग्रिड का इश्यू रहता है। तो कैपेसिटी बढ़ी है, इससे इनकार नहीं है, बट अभी कैपेसिटी को हम बिजली से जोड़ नहीं पाए हैं, यानी डिमांड से जोड़ नहीं पाए हैं, बिजली की डिमांड से जोड़ नहीं पाए। ठीक है? क्लियर है? और तीसरा होता है एनर्जी यूज। तीसरा पैरामीटर है, ऑब्वियस है, हमारे यहां एफिशिएंसी कम है, डिमांड ज्यादा है। और फिर आता है क्लाइमेट पॉलिसी। आप देख सकते हैं, पॉलिसी कागज पर अच्छी है, एग्जीक्यूशन जमीन पर कमजोर है। यह इंडेक्स कह रहा, सोचिए आप, पॉलिसी पैरालिसिस या इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस। एनवायरनमेंट के संदर्भ में अगर कभी प्रश्न आ जाए तो आप ये लाइन लिखिएगा कि ये जो चार्ट है वो ये दिखाता है, ये वाला इंडिया परफॉर्मेंस ऑन क्लाइमेट पॉलिसी, ये चार्ट ये दिखाता है कि पॉलिसी कागज पर अच्छी है, एग्जीक्यूशन जमीन पर कमजोर है। यानी पॉलिसी विजन तो है, पर पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन वीक है। तो अब यहां से एक मुद्दा बनता है कि भारत की असली चुनौती क्या है। अब ये मजा आएगा आपको, अब आपको कल वाले टॉपिक के साथ ये जोड़ देगा। भारत की असली चुनौती क्या है? ये चारों जो पैरामीटर्स है जो मैंने आपको बताया, एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। यानी जो सीसीपीआई है, चार मेन कैटेगरी में निकाली जाती है। पहला हो गया ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो क्यों एमिशन बढ़ रहा है? क्योंकि डिमांड बढ़ रही। पहले मैं पहला क्लियर कर दूं, डिमांड बढ़ी है। क्यों? क्योंकि जीडीपी बढ़ रही है, तो पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, शहर बड़े हो रहे हैं, शहर में लोग बढ़ रहे हैं, तो बिजली की मांग बढ़ी, डिमांड बढ़ी, तो रिन्यूएबल एनर्जी उसे पूरा नहीं कर पाया। तो ऑब्वियस है, कोयले की उपयोगिता वैसे ही बनी रही, और कोयला आएगा तो उत्सर्जन बढ़ेगा, क्योंकि वो जीवाश्म ईंधन है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, फिर से रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ी। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी उसने लिया था चार में से,
दूसरा पैरामीटर। तो कैपेसिटी बढ़ी, लेकिन अभी भी बिजली की डिमांड के साथ वो अपने आप को जोड़ नहीं पाई, यानी कैपेसिटी बड़ी, कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि ग्रिड डिस्टर्ब है। मैंने आपको बताया। तीसरा, अगर ये तीसरा पैरामीटर होता है इस सीसीपीआई इंडेक्स में, एनर्जी का यूज। तो एनर्जी के यूज के संदर्भ में हमारी एफिशिएंसी कम है और डिमांड ज्यादा है, यानी हम बहुत दक्ष ऊर्जा नहीं दे पा रहे हैं और डिमांड उतनी ही बनी हुई है। तो इसमें भी हमारी रैंकिंग कमजोर रही। और चौथा हो गया क्लाइमेट पॉलिसी, यानी चौथा पैरामीटर जो वो लेता है अपना इंडेक्स निकालने के लिए होता है क्लाइमेट पॉलिसी। पॉलिसी कागज पर अच्छी है, एग्जीक्यूशन जमीन पर कमजोर है, यानी विजन तो है बट इंप्लीमेंटेशन वीक है। यानी जैसे पूछा था यूपीएससी ने आपसे निबंध में, यह नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता जिसने समृद्धि यानी ग्रोथ को कमजोर कर दिया। ठीक है, यह नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता जिसने समृद्धि को कमजोर कर दिया। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, वैसे ही पूछ सकता है, यह नीति गतिहीनता है या क्रियान्वयन गतिहीनता जिसने भारत की पर्यावरण नीतियों को पटरी से उतार दिया है। आप देख सकते हैं, तो लिख सकेंगे। अब आता है, यानी ये चारों पैरामीटर्स एक बार मुझे बच्चे बताएं, सीख चुके हैं। इन्हीं चारों में और भी वो 14 लेता है, लेकिन यही चार ही महत्वपूर्ण होते हैं, 14 से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब भारत की असली चुनौती क्या है? तो भारत की असली चुनौती मेरे प्यारे बच्चों रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, याद रखिएगा। भारत की चुनौती है पहली कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है यह ग्रिड तक बन तो रही, लेकिन ग्रिड तक पहुंच नहीं रही। ये हमारी चुनौती है। दूसरा, डिमांड। डिमांड कोल से पूरा करना पड़ रहा है, कोल से पूरा करना पड़ रहा है। तीसरा, एग्जीक्यूशन, यानी किसी भी नीति को लागू करना, एग्जीक्यूशन, इसे सेंटर प्लस स्टेट कर नहीं पा रहे हैं। चौथा, स्टोरेज, भविष्य की कुंजी है, यानी पर आज कमजोर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो भारत की ये चुनौती है। इसका ये मतलब नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत पीछे है, इसको भी पकड़िएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि भारत, अब अगली पॉइंट चुनौती के बाद, भारत पीछे नहीं, संक्रमण में है। याद रखिएगा, यानी हम ट्रांजिशन में है। अब आपको कल वाले टॉपिक के साथ और कनेक्ट हो गया होगा, हम संक्रमण कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांजिशन के फेज में है। यानी भारत हारा नहीं है, भारत ट्रांजिशन के नेक्स्ट स्टेप पर है, जो कि कल का टॉपिक यहां आप कनेक्ट कर लीजिएगा, यहीं पर कनेक्ट होगा कल का टॉपिक, यस्टरडे टॉपिक। ठीक है ना, यानी हम ट्रांजिशन के नेक्स्ट स्टेप पर है। यह गिरावट वार्निंग नहीं है, यानी हम वार्निंग जैसी स्थिति में नहीं है, केवल एक मिरर है, एक शीशा, हमें एक आईना दिखा रहा है, भाई आप अपनी तस्वीर देख लीजिए। वैसे भी कोई भी रिपोर्ट एक शीशा ही होती है, मिरर ही होता है जिसमें हम अपना फेस देख सकते हैं, यानी हमारी ग्रोथ का, हमारे एनवायरमेंट का, किसी का भी फेस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। और मिरर क्या दिखाता है? मिरर दिखाता है कि डिमांड तेज है और रिन्यूएबल एनर्जी हम बना रहे हैं, बट उसको हम ग्रिड से जोड़ नहीं पा रहे, यानी रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंटीग्रेशन है वो वीक है। पॉलिसी अच्छी हमने बनाई, बट उसका एग्जीक्यूशन जैसा हमेशा इंडिया में होता है अच्छा नहीं है। कोल एग्जिट, कोल एग्जिट एक मुद्दा है, हमें फेज वाइज तय कर देना चाहिए। फेज वाइज यानी 2025 से 28 तक हम कितना कम करेंगे, 28 से 35 तक, ऐसा सरकार को तय कर देना चाहिए। ये दिखा रहा है मिरर, हमें ये दिखा रहा है। आई होप आप समझ गए। अब इसमें वे फॉरवर्ड की भी चर्चा है, यानी आगे की रणनीति। तो भारत को क्या करना चाहिए? ग्रिड जो है उसको बिल्कुल सुपर हाईवे की तरह बनाना चाहिए, सुपर हाईवे बनाना। तो ग्रिड को आप सुपर हाईवे बना दीजिए। स्टोरेज को, जैसे आपने लॉजिस्टिक को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वैसे स्टोरेज को भी कोर इंफ्रा बनाइए, क्योंकि जब ऐसा घोषित करेंगे तो इसके लिए आप विशेष नीतियां बनाएंगे। तीसरा, जो राज्य हैं वो जो क्लाइमेट पॉलिसी उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको मॉनिटर करिए, यानी उसकी एक
मॉनिटरिंग एजेंसी कोई बनाइए जिससे कि राज्य बेहतर परफॉर्म कर सके। और चौथा, कोल एग्जिट का रोड मैप, हो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर हम ये चारों कदम उठा लेते हैं तो भारत सिर्फ सीसीआई में रैंक नहीं बढ़ाएगा बल्कि दुनिया के सामने क्लाइमेट लीडर इंडिया बनकर खड़ा होगा। यही बात यहां पर डिस्कस की गई है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ये पूरा डिटेल व्हाट हैज हैपेंड, यानी वो रैंक वगैरह आपके सामने सब आ गए। सीसीपीआई क्या है तो ये भी आपको बता दिया गया, किसको कितना वेट दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन यह रिपोर्ट निकालता है, पब्लिश्ड बाय, देख सकते हैं हर एक फैक्ट आपको। इंडिया का डिक्लाइन क्या क्या है, डेटा एंड ट्रेंड, जीएचजी एमिशन कैटेगरी, रिन्यूएबल एनर्जी परफॉर्मेंस, क्लाइमेट पॉलिसी में रुकावट, स्टेग्नेशन, व्हाई इज इंडिया स्लिपिंग, बहुत सारे कारण रहेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। तो जो मैंने पढ़ाया वो सब विस्तार से आप देख सकते हैं, यहां दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप इसको पढ़ेंगे। और फिर ये क्वेश्चन भी है, इंडियाज करंट एनर्जी trajectory reflects a mismatch between rising electricity demand and the pace of clean energy integration. Discuss how the imbalance influences India's climate commitment and what policy reforms are needed to correct the course. भारत की वर्तमान ऊर्जा प्रगति बढ़ती बिजली मांग और स्वच्छ ऊर्जाकीकरण की गति के बीच असंतुलन को दर्शाती है। चर्चा कीजिए कि असंतुलन भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को कैसे प्रभावित करते और इस दशा को सुधारने के लिए नीतिगत सुधार। हो गया बच्चे, बढ़िया से करिए। अब वही 3 क्वेश्चन सीसीपीआई इंडेक्स के बारे में, पहला सेम, फिर दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड। आप सोचिए मैं कितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, यही सबसे टफ होता है। लेकिन बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, बस उनको लगता है कि पका पकाया मिल जाए और लाइफ चेंज कर ले। ऐसा कभी नहीं हो सकता, पका पकाया करके आप लाइफ चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी अंजनी ने लिखा है कि सर मैंने पढ़ा है कि रिच लोगों के पास इतना रुपया है कि इंडिया के 20 टाइम गरीबी को कम कर सके। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और इसका आंसर अंजनी आप जरूर देना। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके आपके परिवार के पास इतनी संपत्ति है कि आपके आसपास जो गरीब बस्ती है, कम से कम 2 गरीब परिवारों का कंप्लीट भरण पोषण आपका परिवार कर सकता है, 2-5, मैं 2 लेता हूं या मैं 1 ले लेता हूं, क्या आप अपना पैसा उनको दे पाएंगे? यानी आपकी भी क्षमता है आपके मोहल्ले में जो सबसे गरीब परिवार है पूरी तरीके से उनका खर्चा उठाने की, जो अपना खर्चा नहीं उठा रहे, यानी उनके बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ, है क्षमता आपकी अंजनी ऐसी है कि नहीं? पहले ये बताओ, है बताओ भाई। ठीक है, बोलो। तो ऐसे ही कोई भी देना नहीं चाहता आपको। आप कहो कि मुकेश अंबानी अपनी संपदा त्याग कर दें, तो सबसे पहले आप सोचो क्या आप अपनी संपदा त्याग कर पाओगे? बोलो भाई, क्या आप अपनी संपदा को त्याग कर पाओगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बोलो भाई, है बोलो। हाँ, तो बेटा वो कहना आसान है, बट ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा संभव होता नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि स्वयं आपको उद्यम करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आइए जरा समझते हैं आर्टिकल में क्या क्या बताया गया है। आज पूरी दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे तेज बढ़ती हुई तकनीक है। ठीक है ना? और ये तकनीक क्या क्या करती है? लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इन चारों को ताकतवर बनाती है। आप सोचिए कि आपके पास भी लिथियम का भंडार खोजा गया है, बट मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताएं क्या हमारे पास वो टेक्निक है कि हम उसको
जमीन से बाहर निकाल करके प्रोसेस करके उसको यूज कर सकें और चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकें? बोलिए। आप कहेंगे नहीं है सर। तो टेक्नोलॉजी क्या करती है? रॉ मटेरियल को ज्यादा यूजेबल बनाती है, लैंड का बेहतर यूज करना सिखाती है। जब से जीपीएस मैपिंग, जीआईएस ये सब आया, तो ऑब्वियस है लैंड का बेहतर यूज शुरू हुआ। लैंड का रिकॉर्ड रखना, कंप्यूटर में लैंड का रिकॉर्ड रिकॉर्ड रखना, सरकार की स्कीम लेबर को वो स्किल बनाता। जब कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद एआई आ रहा है, तो कैसे एक ह्यूमन को ज्यादा स्किल बना रहा है? आप स्वयं सोचिए। जहां ये दोनों होगा, पूंजी भी वहीं आएगी और उद्यमी भी वहीं इसी की तरफ भागेगा। तो कहने का मतलब पूरी दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे तेज बढ़ती तकनीक है। जिस मोबाइल से या कंप्यूटर से या लैपटॉप से आप क्लास देख रहे हैं, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, चैट बॉट, जितने भी आप जेमिनाई, चैट चैट जीपीटी, वट एवर जो भी आप यूज कर रहे हैं, डिजिटल हेल्थ, बैंकिंग, सब एआई से चल रहा है। आज आपको अगर आपको चेकबुक मंगाना है, आप बस अपने बैंक के व्हाट्सएप पे जाइए, बस आप हेलो लिखिए, वो पूछ लेगा, तुरंत आप डालिए और आपका मतलब एवरीथिंग अब सब एआई हो चुका है। यानी एआई एक रेवोल्यूशन है। क्या है? क्रांति। का क्रांति शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रांति मतलब व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव। तो एआई व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव ला रहा है। अब यहां पर यही प्रश्न इस आर्टिकल में उठाया गया है। पहला प्रश्न है कि क्या हर देश, एवरी कंट्री, इस क्रांति का फायदा उठा पाएगा या फिर कुछ देश आगे निकल जाएंगे और बाकी पीछे रह जाएंगे? यही चिंता यूएन और आईएमएफ की है, जिनकी रिपोर्ट आपके सामने आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये यही है मेरे प्यारे बच्चों। यानी यूएनडीपी की रिपोर्ट द नेक्स्ट ग्रेट डाइवर्जेंस और आईएमएफ का एआई प्रिपरेशन इंडेक्स, इन दोनों का जिक्र करते हुए आर्टिकल लिखा गया है। तो ये देख लीजिएगा, एआई पर यूएन की रिपोर्ट है। अब प्रीलिम्स में पूछ सकता है द नेक्स्ट ग्रेट डाइवर्जेंस एआई पर यह रिपोर्ट किसने निकाली? आप बताएंगे यूएनडीपी ने। और यह इंडेक्स कौन निकालता है? आईएमएफ निकालता है। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा जाता है कि एआई का लाभ असमान तरीके से बटेगा। कद्दू कटेगा सब में बटेगा। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, वो एआई के साथ नहीं है। एआई डेवलप होगा तो डेवलप वही करेगा जिसके पास कैपिटल, स्किल्ड लेबर फोर्स है। और यह कद्दू नहीं है कि सब में बटेगा, सब में नहीं बटेगा। ऑब्वियस जो सक्षम है वही इसको ले पाएंगे, वही इसका यूज कर पाएंगे। अब आप स्वयं सोचिए कि मैं जिस एआई का यूज करता हूं उसका 19,000 रुपए, मतलब 18K आप ले लीजिए, 18,000 रुपए उसका मंथली खर्चा है। आप सोचिए कि इसको कौन वहन कर सकता है? अगर आप बेहतर करना है, कहा जाता है ना एआई जो एमएसएमई सेक्टर, उसमें बदलाव ला सकता है। जो छोटे छोटे एमएसएमई हैं, जो 2 4 5 लोगों से काम कर रहे हैं, क्या इतना ये एक्स्ट्रा जो उनके ऊपर बर्डन आएगा, इनपुट कॉस्ट, ठीक है, और फिर लेना अलग, उसको यूज करना अलग। तो एआई का लाभ आसमान तरीके से बटेगा। जिनके पास इंटरनेट है, नंबर 1, जिनके पास पैसा है, नंबर 2, जिनके पास स्किल है, नंबर 3, जिनके पास शिक्षा है, नंबर 4, वो आगे निकल जाएंगे। कौन निकल जाएगा? फिर से सुनिएगा, नंबर 1 जिसके पास इंटरनेट है, जिसके पास दूसरा पैसा है, तीसरा कौशल है, चौथा शिक्षा है, वो आगे निकल जाएंगे। बाकी पीछे नहीं, और पीछे रह जाएंगे। यानी जो मैंने यहां लिखा था 1% के पास 22% के बराबर संपत्ति है, तो इस 1% के पास कुछ समय बाद आप आंकड़ा देखेंगे 32% के बराबर या 40% के बराबर संपत्ति हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। यह बात सिर्फ देशों के बीच नहीं है, देशों के अंदर भी लागू है। यानी ये केवल अमेरिका हिंदुस्तान की बात नहीं है, यह हिंदुस्तान के अंदर की भी बात है।
यानी अमीर और गरीब के लिए भी यह उतना ही सत्य है, शहर और गांव के लिए भी यह उतना ही सत्य है, पुरुष और महिला के लिए भी वह उतना ही सत्य है, शिक्षित और अशिक्षित के लिए भी वह इतना ही सत्य है। यानी अमीरों के पास इंटरनेट होगा, पैसा होगा, कौशल होगा, शिक्षा होगा, वो और अमीर होंगे। गरीब के पास नहीं, वह और वंचित होगा, प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन और गहरा होगा। शहर में इंटरनेट होगा, पैसा, कौशल, शिक्षा, तो शहर में जो लोग हैं वह इसका बेहतर उपयोग करके आगे बढ़ पाएंगे। गांव में ऑब्वियस इंटरनेट आज भी समस्या है, पैसे की समस्या, क्योंकि कृषि अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम है नहीं, उद्योग हमारे देश में है नहीं, और कौशल और शिक्षा की तो निहायत ही कमी है, तो गांव भी पीछे चल जाएंगे। पुरुष और महिला में चूंकि महिलाओं के पास इंटरनेट, पैसा, कौशल, शिक्षा का अवसर पुरुषों के मुकाबले कम है, तो महिलाएं फिर से पीछे चली जाएंगी। यानी ये जेंडर डिस्पैरिटी, लैंगिक असमानता भी बढ़ाएगा, और शिक्षित अशिक्षित का तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पर यह किस सिलेबस में आएगा, तो आप देख सकते हैं, यानी टेक्नोलॉजी के इस पार्ट में आएगा एआई, फिर इसके बाद जैसे ये है ना रोबोटिक्स, कंप्यूटर, वो इसी खंड में आएगा, क्योंकि जब सिलेबस बनाया गया तो एआई उतना ज्यादा पावरफुल था नहीं, तो एआई का यहां जिक्र नहीं है। इसीलिए यूपीएससी को भी समय के साथ सिलेबस में बदलाव लाना चाहिए। फिर इकोनॉमी हो गया, समावेशी विकास, भाई बाधा होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन, गरीबी, ये सब भी। अब समय आ गया कि हम अपने एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स पर काम करें, इसलिए यह यूनिट भी मैंने लगा दी है, ठीक है। किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण, नेशंस डेस्टिनी शेप्स इन इट्स क्लासरूम, ऐसे तो क्लासरूम हमें अगर बेहतर नहीं बनाएंगे तो स्वाभाविक है एआई हमें वो लाभ नहीं दे पाएगा। प्रीलिम्स के लिए बहुत कुछ है ही है। तो 2016 में पूछा गया था डिजिटल इकोनॉमी, ये समानता लाता है या असमता को बढ़ावा देता है, तो अब ऐसे ही एआई बेस्ड इकोनॉमी आएगा, समता लाएगा या विषमता बढ़ाएगा, तो मैंने डिस्कस कर ही दिया, आप बता ही सकते हैं समता विषमता कैसे लाएगा। इनोवेशन, एआई बेस्ड ही इनोवेशन हो रहे हैं, तो इनोवेशन अगर एआई बेस्ड कम होंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर पर भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा, आप लिख सकते हैं। 2024 में आपसे निबंध पूछा, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड, भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। क्या होंगे? भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। एआई क्या है? मस्तिष्क का साम्राज्य बनाने वाली तकनीक, तो हम कह सकते हैं एआई जो साम्राज्य बनाएगा वो मस्तिष्क से ही चलेगा। 2022 विचार एक दुनिया है, यानी एआई का विचार जिसने एक दुनिया खोजी और अब एक एआई दुनिया बना रहा है, तो आप यहां पर भी उसका उल्लेख कर सकते हैं। अब सारे चार्ट नंबर 1 आपके सामने आता है। ये चार्ट है एआई कंपनियां और निवेश, इस टाइटल से, एआई कंपनियां और निवेश, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहां कहा गया है कि 2014 की तुलना में 2024 में एआई निवेश यहां से यहां देखेंगे तो 4 गुना बढ़ा है। सॉरी, यहां से यहां, ठीक है। कितना बढ़ा है? 4 गुना बढ़ा है 14 से। न्यूली फंडेड कंपनियां, यानी जो नई नई कंपनियां आ रही हैं, वो बहुत तेजी से एआई में काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और निवेश इसमें बहुत ज्यादा हो चुका है, 150 अरब डॉलर से ज्यादा। मतलब एआई में, सिंपल इसको समझिए, इस चार्ट को अपनी भाषा में, देसी भाषा में, कि एआई में भारी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, जो पीछे रह गया वो और पीछे चला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो पहला चार्ट ये दिखाता। दूसरा चार्ट मेरे प्यारे बच्चों आईएमएफ का एआई प्रिपरेड इंडेक्स है, ठीक है। अब इसमें देश दिए गए हैं, जैसे जापान को देखें, एआई में तैयारी बहुत उच्च स्तर की है। जैसे साउथ कोरिया है, उसका भी बहुत उच्च स्तर का। चाइना है, चाइना अच्छी कैटेगरी में, यह भी बहुत उच्च नहीं है जापान के जैसे। भारत मध्यम है, ठीक है, मीडियम रेंज में है, आप देख सकते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान बहुत पीछे हैं, बहुत कम है। तो भारत मध्यम स्तर पर है, यानी एआई की तैयारी में, तो स्वाभाविक उसको हमें उच्च स्तर में लाना पड़ेगा, फिर अति उच्च स्तर में। और यहां सवाल बनता है कि भारत
इसको लाभ तभी मिलेगा जब इंटरनेट नंबर 1, बिजली नंबर 2, डिजिटल शिक्षा नंबर 3, डेटा सुरक्षा नंबर 4, इन सबको मजबूत किया जाएगा। तो दूसरा चार्ट हमें यह दिखाता है। चार्ट 3 दिखाता है देशों के अंदर असमानता, यानी कि जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर ही गरीबी या शिक्षा। वही जो मैंने यहां बनाया वही यहां लिखा है कि अमीर 10% के पास वेल्थ का बड़ा हिस्सा, गरीबों के पास बहुत कम। अब एआई आएगा तो अमीर एआई का फायदा उठाएंगे। मैंने अभी लिख दिया ना, 18-19 हजार का मंथली एआई पर कौन खर्च कर पाएगा? गरीब और पीछे रहेंगे। यानी एआई अमीर अधिक अमीर बनाने की शक्ति रखता है। अमीर को और अधिक अमीर बनाने की शक्ति एआई में। चार्ट 4 मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर देखोगे तो ये इंटरनेट की पहुंच के बारे में है कि मतलब कितने परसेंट पॉपुलेशन। तो जापान कोरिया में 95% आप यहां पर पढ़ेंगे आपको मिलेगा। भारत में 65% इंटरनेट, पाकिस्तान में तो बहुत कम है, इतना कम है कि आप मतलब क्या ही बताया जाए। इसीलिए देखो वहां के लोग इंटरनेट पे पहुंच है नहीं, इसीलिए वो जो पाकिस्तान का बॉलर था हमारे राफेल गिराया जा रहा था। ठीक है, इंटरनेट कम, अवसर कम। एआई की जो अपॉर्चुनिटी है वो इंटरनेट की शर्त पर, इंटरनेट होना ही चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा। फिर चार्ट 5 दिखाता है कि मैथ और जो सीट वगैरह बनाने की स्किल होती है, यानी जैसे कंप्यूटर में क्या जो सीट वगैरह बनती है, स्प्रेड सीट, उसका लेवल क्या है, यानी डेटा वगैरह बनाने की शक्ति। तो साउथ एशिया की स्थिति बहुत खराब है मैथमेटिक्स और इन सब में। और जबकि आज एआई बेस्ड नौकरी डेटा की डिमांड करती है, और डेटा समझ नहीं तो नौकरी जीरो मिलेगी। तो हमारे जो केयरलेस यूजलेस हैं, समावेशी विकास को लाने नहीं देंगे, वो यूजलेस यहां पर उपयोग के रूप में आ रहे हैं। यानी स्किल गैप होगा तो इनकम का गैप होगा। और फिर छठा है पुरुष महिला रोजगार पर इसका क्या प्रभाव होगा, वो यहां पर लिखा है। पुरुषों की एआई के द्वारा जो नौकरियां प्रभावित होंगी 4.1% और महिलाओं की 1.2%। इसका मतलब है कि महिलाएं एआई फ्यूचर में कम हिस्सेदार हैं, इससे जेंडर गैप और बढ़ेगा। मैंने बता ही दिया क्यों। तो समझ गए बच्चों पूरा टॉपिक, और कुछ यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं। तो इसको ऐसे पढ़िए कि असमानता क्यों बढ़ेगी। पहला, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में इंटरनेट कम है, बिजली की दिक्कतें हैं, नेटवर्क कमजोर है, तो असमानता बढ़ेगी। दूसरा, कौशल यानी स्किल, कोडिंग नहीं आती, गणित नहीं आता, डेटा नहीं आता, तो आपको एआई बेस्ड रोजगार नहीं मिलेगा। तो जो 2019 में प्रश्न पूछा था कि रोजगार बढ़ाएगा एआई या रोजगार खत्म करेगा, तो ऑब्वियस है स्किल नहीं तो रोजगार खत्म भी कर देगा। तीसरा, एजुकेशन, भाषा की बाधा है, डिजिटल एक्सपोजर कम है। आय की असमानता, मैंने बताई दिया, अमीर के पास लैपटॉप होगा, इंटरनेट होगा, गरीब के पास मोबाइल भी मुश्किल से है, तो वो कैसे इसका उपयोग कर पाएगा। महिला सहभागिता कम है, कहां पर, स्टेम में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। तो डिजिटल जॉब्स में महिला भागीदारी भी कम होगी, आप देख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट अब सबसे इंपॉर्टेंट भारत के लिए, असमानता तो हो गया कि असमानता कैसे बढ़ाएगा, अब इसमें भारत के लिए और हमारे लिए संदेश क्या है जिससे हम विजनरी डिसीजन ले सकें और सो ऑन करेज टू एक्सेप्ट दिखा सकें। तो हमें एआई अनुकूल समाज बनाना है, यानी एक ऐसी सोसाइटी जो एआई अनुकूल हो, एआई के लाभ सभी तक पहुंचाना होगा। इंक्लूसिव एआई ही भारत का भविष्य बचाएगा। मैं आप सबसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ऑनेस्टी से बताइएगा, मेरे अलावा किसी भी टीचर को अगर आपने प्रतिदिन चैट जीपीटी और एआई की तारीफ करते हुए सुना हो तो बताइएगा जरूर, एक बार मुझे कमेंट करिए। आप लोग किसी न किसी को तो कहीं न कहीं फॉलो ही करते हैं, ऐसा नहीं। आप देखोगे कि टीचर की ये मेंटेलिटी है कि एआई के बारे में बताया ही नहीं जाए, कुछ एक दो एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो, जिन्होंने कभी जिक्र कर दिया। क्योंकि अगर बच्चा एआई सीख गया तो टीचर की अगर वो स्किल्ड नहीं है तो उसको बहुत बड़ी समस्या होने वाली। क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल पढ़ा रहे हो, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, एनडीटीएल क्या है, तो ये तो अब एआई बच्चे को बहुत अच्छे ढंग से समझा सकता है। अब सीआरआर, एसएलआर, एनडीटीएल, ये मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के उदाहरण है। यहां पर
चैट जीपीटी उड़ जाएगा, वहां पर टीचर आएगा, और अगर वो चैट जीपीटी बताएगा भी तो भी टीचर ही उसको फीड देगा, तभी वो बता पाएगा, नहीं तो उसके मेमोरी में ये नहीं है कि एनडीटीएल, सीआरआर, एसएलआर और मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ ये कैसे जुड़ेगा। तो मैं क्यों बताता हूं, इसलिए नहीं कि मैं अच्छा हूं, ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि मैं अच्छा हूं और बुरे हैं, मैं कुछ नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं जिनके हाथ में शिक्षा की बागडोर है, जब वही ये नहीं बता रहे हैं कि एआई की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो जो हम कह रहे हैं भारत के लिए क्या संदेश इसमें। तो भारत के लिए संदेश पहला है, एआई एडॉप्टिव सोसाइटी, एआई अनुकूल समाज बने। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समाज के लोग यानी सभी लोग एआई को जाने समझे, उस पर बातचीत करें, एआई में ट्रेन हो। अगर एआई में ट्रेन नहीं हो पा रहे हैं तो वह अपने आप को कमजोर माने, फिर उसको दूर करने की कोशिश करें मेरे प्यारे बच्चों। यानी एआई का लाभ सभी तक पहुंचाना होगा, एआई अनुकूल समाज बनाना होगा। इसीलिए मैं हमेशा एआई का जिक्र करता हूं, बिना ये सोचे आप सब भी मेरी आलोचना कर सकते हैं, आपको हक है कि सर एआई बेस्ड पढ़ाते हैं। भैया, सर को आप एआई के आने से पहले भी, चैट जीपीटी आने के पहले भी पढ़े हुए हैं, और कम से कम 3 से 4 हजार वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, थ्रू अन अकेडमी, अड्डा और अब अपने चैनल पर एनालिसिस आप सुनिए। जिस लेवल का एनालिसिस ऐसे हो, इथिक्स हो, हिंदू हो, एम लक्ष्मीकांत हो, सारी एनसीईआरटीज हो, वो ये एआई क्या उसके आसपास भी फटक नहीं पाएगा बच्चे। तो मैं इसलिए नहीं कि एआई बेस्ड, मैं एआई आप सबके लिए कहता हूं कि जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंने एक कंटेंट दिया जिसमें 10 साल मैंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए, शायद एजीआई के लिए 10 साल जज, सुप्रीम कोर्ट की योग्यता, और फिर उसके साथ 10 साल एडवोकेट दिया। अब आपको डाउट हुआ, ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया, निकल सकता है, आपने उसको तुरंत क्रॉस चेक किया, कहां चेक करेंगे, ऑब्वियस है एआई टूल्स पर, या आपने एम लक्ष्मीकांत बुक उठाई, कहीं भी कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आज आप सब एसडीएम बने, आप यूपीएससी में जाएं, आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप एआई एडॉप्टिव सोसाइटी बनाएं, क्योंकि एआई ही समानता बढ़ाएगा। और एआई से समानता कैसे बढ़ेगी, जब आप इंटरनेट सस्ता देंगे, जब डिजिटल शिक्षा अच्छी करेंगे, जब स्टेम में कौशल देंगे, जब महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण देंगे या वंचित वर्गों को विशेष प्रशिक्षण देंगे, एआई को हेल्थ, एजुकेशन और कृषि सभी में लागू करेंगे, सरकारी और निजी क्षेत्र यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि एआई केवल तकनीक नहीं, एआई आर्थिक नीति, सामाजिक न्याय, मानव पूंजी प्लस डिजिटल संरचना, इन चारों का आधार है। यानी एआई, हम यह कह सकते हैं अंत में मेरे प्यार, बहुत अच्छी पंक्ति आपको दे रहा हूं, एआई 21st सेंचुरी का नया उद्योग है। लिख लीजिएगा, ये शब्द पहली बार मैं आपको दे रहा हूं, एआई 21st सेंचुरी की न्यू इंडस्ट्री है, ये शब्द पहली बार दे रहा हूं। जिनके पास यह तकनीक होगी, ज्ञान होगा, कौशल होगा, उसी का इस न्यू इंडस्ट्री में भविष्य सुरक्षित होगा। तो भारत की चुनौती क्या है? भारत की चुनौती यही है कि एआई सिर्फ 10% लोगों तक ना सीमित रहे, बल्कि गांव, गरीब, महिलाएं, युवा, सबको एआई का लाभ मिले। यही इंक्लूसिव एआई है। अब जीएस पेपर 3 में जब प्रश्न पूछेगा समावेशी विकास के सामने क्या चैलेंज है, तो यही लिख दीजिएगा, ये एआई चैलेंज है। तो आप कहीं भी इसको इस्तेमाल करिए। कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? अब पूरा कंटेंट इन डिटेल यहां पर, पूरी पीडीएफ आप देख सकते हैं, सारी चीजें, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट, मॉडल क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीपन सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन एशिया पैसिफिक एग्जामिन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक असमानताओं को गहरा कर रहा है, जांच करें। थाईलैंड ने कंबोडिया पर हमला कर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी आप वह निबंध यूज कर लीजिएगा, अतीत मानवीय चेतना एवं जीवन मूल्यों का अस्थायी आयाम होता है, ठीक है ना, क्योंकि अतीत का ही एक हम कह सकते हैं दुष्परिणाम है। तो मेरे बच्चों, यह जो विवाद है, जो आपको मैप देख करके लगेगा कि इस सीमा विवाद है, एक्चुअली यह सीमा विवाद जो है, यह औपनिवेशिक काल में खींची गई एक रेखा है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं
अब यहां पर एक टेम्पल है, वही मुझे पढ़ाना है। प्रीह, PREAH, प्रीह बिहार, प्रीह, हा बिहार मंदिर, प्रीह बिहार टेम्पल, प्रीह बिहार टेम्पल। यह हिंदू मंदिर है, बस याद रखिएगा, चूंकि नाम से प्रीह बिहार मंदिर इसी एरिया में है जहां पर यह जो है संघर्ष छिड़ा है। यह शिव जी को समर्पित है, भगवान शिव को। और 11वीं-12वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य के समय, खमेर एम्पायर के समय बना था। तो अगर बिहार लिखा हुआ है तो शायद आप इसको बौद्ध मार देते, चूंकि चर्चा में। ठीक है। थाईलैंड ने कंबोडिया पर हमला किया, क्या है टकराव और इसके बीच में कौन सा मंदिर है, बस यही मुझे आपको पढ़ाना था। ठीक है। तो सीमा विवाद की जड़ यहां बताएगी 1904 और 1907 में जो है, क्योंकि यहां पर फ्रांस का अधिकार था, तो 1904 में फ्रांस और उस समय थाईलैंड का नाम श्याम हुआ करता था, इन दोनों ने तय किया, एक डांगरेक पर्वत है यहां पर, क्या है, डोंगरेक पर्वत है, जो आपको आर्टिकल में मिल जाएगा। डांगरेक माउंटेन, ये भी प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, डोंगरेक माउंटेन जो है, यह जो है विभाजक रेखा होगी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। तो थाईलैंड और कंबोडिया को लेकर के अगर डांगरेक पर्वत ऐसा विभाजन तय करता है, तो यह भी आप याद रखिएगा। और इसके हिसाब से मंदिर थाईलैंड में आता है। लेकिन 1904 में यह थाईलैंड में मंदिर आ रहा था, 1907 में फ्रांस ने फिर एक नया नक्शा बनाया जिसमें मंदिर कंबोडिया में दिखाया गया। अब दोनों में झगड़ा, तो यह मंदिर आप सबको पता है। फिर यह विवाद 1954 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, 1962 में इस पर फैसला सुनाया गया और मंदिर कंबोडिया का माना गया। थाई सेना को वहां से हटने को कह दिया गया, लेकिन विवाद समाप्त नहीं हुआ। और 2008 में जब इस मंदिर को कंबोडिया ने यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित कराने की कोशिश की, थाईलैंड में राष्ट्रवाद भड़क गया और सीमा पर सैनिक भिड़ गए। 2013 में फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दोबारा फैसला सुनाया कि मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र कंबोडिया का है। आई होप आप अब समझ गए। अब आज का संघर्ष क्या है, 2025 में बहुत भयंकर संघर्ष इनके बीच में छिड़ गया है, याद रखिएगा। तो बस प्री बिहार मंदिर आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं याद रखना। बाकी प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपके लिए यहां तैयार ही है। ठीक है। तो प्री बिहार टेम्पल पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन तैयार है। और इसी से आप समझिए कि कितनी, मतलब मैं कितनी बारीक निगाह रखता हूं आप सबके लिए बच्चों की, आप सोच नहीं सकते। मानते हैं इस चीज को कि नहीं, मतलब बहुत बारीक निगाह रखता हूं कि कोई भी चीज छूटने ना पाए। बाकी व्हाट्सएप मेंटरशिप है, बिहार और यूपी पीसीएस जिनका प्री हुआ है, आप जरूर जुड़े। अगर आपको तनिक भी समस्या हो, पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज हमारी है सीसीपी, वो और प्रीलिम्स की क्लासेस, प्रीलिम्स की मेंटरशिप, सब कुछ अवेलेबल है, आप लें और यूपीएससी की तैयारी मेरे साथ करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।